ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हमको स्टार्ट करना है और हिस्ट्री नो डाउट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और थोड़ा पर्सपेक्टिव इस पे जनरेट करने की जरूरत है। हिस्ट्री कितने टाइप की होती है पहले ये देख लेते हैं। हम जानते हैं बेसिक्स और आपके सिलेबस में किस टाइप की हिस्ट्री है। देखिए सर, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, एक पढ़नी है आपको एंशिएंट हिस्ट्री। सर एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री जो है जी, तो एक आपको पढ़नी है फर्स्ट, दैट इज द एंशिएंट, जिसको प्राचीन कहते हैं। सेकंड आपको पढ़नी है मिडिवल, जिसको मध्यकालीन कहते हैं। और तीसरा आपको पढ़नी है मॉडर्न, जिसको कहते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, ये तीन टाइप की हिस्ट्री तो आपको पता है सर, बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा आपको और जो हिस्ट्री पढ़नी है वो पढ़नी है, एक हिस्ट्री आपको पढ़नी है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है आजादी के बाद का इतिहास। आजादी के बाद का इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीएससी में आजादी के बाद का इतिहास जो है उसका वर्णन बहुत कम है। ठीक है, बट यूपीएससी के लिए डेफिनेटली ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसका सिलेबस है और मेंस के सिलेबस में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन कम आते हैं सर, एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं। बट पॉइंट ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगर 1947 के बाद के भारत का इतिहास आप समझेंगे तो आप देश की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि देश में हुआ क्या है 1947 के बाद से। ठीक है सर, तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के, एग्जांपल के लिए 1947 के बाद हमने जब पहली सरकार बनाई तो हमारे लोकसभा इलेक्शन कब हुए सर, हमारी राज्यसभा कब बन रही थी। ठीक है, उसके बाद कौन से बड़े जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस आए, कौन से बड़े एक्ट्स हमने पास किए। उसके अलावा इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या क्या हुआ सर, भारत की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए 1947 के बाद से हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कौन से बड़े अपहेवल्स आए। हम देखेंगे कि 1975 के आसपास या 1975 में ही इमरजेंसी आई थी कंट्री में, आपातकाल लगा था। तो उस आपातकाल के इतिहास को हमको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों आपातकाल लगा था, क्या रीजन थे और उसका क्या प्रभाव जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया पे पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, या देश के आर्थिक इतिहास में क्या हुआ। आर्थिक इतिहास मतलब क्या इंडिया ने शुरू में क्या इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उस इकोनॉमिक पॉलिसी में कब चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। हमने कुछ दिन पहले शाम की क्लास में या सुबह की क्लास में देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में, याद आ रहा है 1990 के आसपास, याद है। उसमें जो इंपोर्ट के लिए आपके पास एडिशनल मनी था, फॉरेन एक्सचेंज बुक खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट 7-8 दिन का रह गया था। उसके बाद आपने एलपीजी किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीन बड़े आर्थिक सुधार किए। वो आर्थिक सुधार भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की श्रेणी में आ जाएंगे, आएंगे सर। तो आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है भारत की वो आपको समझनी पड़ेगी, किसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और आपको एक एनसीईआरटी बुक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की भी मिलेगी हिस्ट्री में ही, एक पूरी बुक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की है। ठीक है सर, पांचवा आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको क्या क्या पढ़ना है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में उसका बहुत कम पार्ट है, बहुत कम क्या, बहुत कम ही है। तो ये 5 तरीके की हिस्ट्री सर आपको पूरा का पूरा क्या करना है, पढ़ना है। और हिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है उस तरीके को हम समझेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, पर्सपेक्टिव नहीं बन पाता, चीजें याद नहीं रहती, कनेक्ट नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट की कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो कनेक्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हम स्ट्रेटेजी पे भी चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, ताकि आप इवेंट्स के बीच में क्या बना पाए सर, कनेक्ट बना पाए। और कनेक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक एनालिसिस नहीं कर पाओगे। कनेक्ट बनेगा तभी एनालिसिस कर पाओगे, एनालिसिस करोगे तभी आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओगे और तभी उसके बारे में क्या कर पाओगे, बोल भी पाओगे सर। तो ये भी हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमको एक स्ट्रेटेजी भी डेवलप करनी है कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है सर। तो अब आपकी एनसीईआरटी बुक्स में क्या डिटेल है वो हम देख लेते हैं। कि आपका जो एंशिएंट वाला पार्ट है, हमने पहले आई थिंक पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बारे में, हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो वापस से हम उसी पे आते हैं कि एंशिएंट वाला जो पार्ट है,
प्राचीन भारत वाला पार्ट, वो आप पढ़ेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी में। किसमें? 6th की एनसीईआरटी में, और उसके बाद आपको वापस मिलेगी कहाँ पे? 12th की एनसीईआरटी में। ठीक है सर। तो एनसीईआरटी में एंशिएंट आपको मिल जाएगा 6th में और 12th में। उसी तरीके से मिडाइवल आपको मिलेगा 7th में और वापस कहाँ मिलेगा? 12th में। और इसी तरीके से मॉडर्न आपको मिलेगा 8th में और वापस कहाँ? 12th में। मतलब 12th में आपको तीनों मिलेगा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। वहां पे थीम 1, थीम 2 और थीम 3, 3 थीम्स है सर। उन थीम्स में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न है सर। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6th क्लास का जो हम अभी पढ़ने वाले, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे सर। वी विल स्टार्ट विद द 6th क्लास। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जब 12th में जो चीजें पढ़ेंगे वो सारी की सारी 6th में हम पढ़ चुके होंगे, उसी का एडवांस फॉर्म होगा। इवन चैप्टर्स भी कोइंसाइड करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप 6th में भी पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वही सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर 12th में भी है। तो यहाँ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 6th और 12th के चैप्टर को कोशिश करनी है कि एक साथ मर्ज करके क्या करना है? पढ़ना है। सुनारी, पहले हम 6th को पूरा पढ़ेंगे, फिर हम 12th पे जाएंगे। बट स्टिल आपको जब 12th पढ़ेंगे तो 6th से कनेक्ट करके चलना है। अगर कनेक्ट करके नहीं चलेंगे तो फिर वो डबलिंग हो जाएगी, वापस वही चीजें वापस पढ़ रहे हो। कनेक्ट करना है। ठीक है सर। सिमिलरली आप 7th में जो पढ़ोगे उसका डिटेल्ड फॉर्म वापस 12th में पढ़ोगे, 8th में जो पढ़ोगे उसी का डिटेल्ड फॉर्म वापस 12th में पढ़ोगे। इसको ध्यान रखना सर। तो ये एक कनेक्ट यहाँ बन जाएगा। डन। और आपकी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर? खत्म हो जाएगी। ये इसी में खत्म हो जाएगा। अब 6th, 7th, 8th हो गया। अब बीच में 9th, 10th और 11th बच गया सर। 9th, 10th, 11th की अपन ने बात करी ही नहीं। तो आपकी जो 9th और 10th है सर, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो आपको सीधा सीधा मिलेगी इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड मतलब वो भारत और विश्व को क्या करेगी सर? कनेक्ट करेगी। इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इंडिया एंड द वर्ल्ड के साथ साथ आपको इसमें कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगी। क्या मिलेगी? कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री 9th और 10th में। ठीक है। तो इसको अपन एंड में पढ़ेंगे, सबसे एंड में। तो 9th 10th भी हो गया सर। तो उसमें इंडिया का वर्ल्ड से कनेक्ट बताएंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा कुछ ना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हैं। आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो बेस है वो बेस एग्जैक्टली ये 9th और 10th की 2 किताबों से बनेगा। क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन तभी समझ पाओगे, आप आईआर तब पर्सपेक्टिव बना पाते हो नॉर्मली जब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा क्लियर होता है सर। जब तक आपको विश्व इतिहास के बारे में बेसिक मूलभूत जानकारी नहीं होगी तब तक आप इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझ नहीं पाते। मतलब ऐसा नहीं है कि आईआर बिल्कुल नहीं समझ पाते, आईआर समझ लेते हैं, पर आईआर में एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा जानते हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पूरा, जैसे इंडिया का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ा है वैसे वर्ल्ड का भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। वर्ल्ड बहुत बड़ा है सर, भारत छोटा है ना। पूरे विश्व का इतिहास पढ़ने लग जाओगे, हर देश का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने लग जाओगे तो फिर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ पाओगे, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब ये है कि विश्व इतिहास आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है जैसे भारत का इतिहास पढ़ते हैं। विश्व इतिहास में नॉर्मली आप पढ़ते हो 1750 के बाद के इवेंट्स। 1750 जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के बाद से लेके कंटेम्पररी टाइम्स तक। कंटेम्पररी मतलब जो अभी चल रहा है सर। तो करीब 250 साल की आपको क्या पढ़नी होती है? हिस्ट्री पढ़नी होती है। इस 250 साल की हिस्ट्री में आपके जो बड़े बड़े इवेंट्स आ जाते हैं, उन बड़े इवेंट्स के अगर नाम लो थोड़े बहुत, तो आपको पता है एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही आ गया सर, औद्योगिक क्रांति आई। उस औद्योगिक क्रांति के बाद एक होता है पुनर्जागरण जिसको कहते हैं रेनेसांस, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पुनर्जागरण के बाद आप देखोगे साइंटिफिक रिवोल्यूशन आता है सर। साइंटिफिक रिवोल्यूशन मतलब वैज्ञानिक, ये क्या है? वैज्ञानिक क्रांति है सर एक तरीके की। ठीक है। फिर आप देखोगे साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद आते हैं इंपॉर्टेंट नेशन के फॉर्मेशन आते हैं। नेशन फॉर्मेशन में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन। ये बड़े बड़े कुछ क्या है, कुछ यूरोप के रिवोल्यूशन है।
उसके बाद आप पढ़ते हो, सीधा आ जाते हो वर्ल्ड वॉर में। विश्व युद्ध आता है 1, विश्व युद्ध आता है 2, और विश्व युद्ध दोनों खत्म होने के बाद आप पढ़ते हो कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध। और शीत युद्ध के बाद जो अभी कंटेम्प्रेरी चल रहा है, तो ये आपको मोस्टली किस में कवर करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि पूरा पूरे विश्व की हर कंट्री का इतिहास पढ़ते हो, नहीं, बट इनके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग, और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब आपको समझ में आने लगती है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और वर्ल्ड हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है तो फिर आईआर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, आईआर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम आपको जब तक किसी किसी का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, आप उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बनाओगे। इंडिया की भी किसी कंट्री के साथ अगर रिलेशनशिप को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि उस कंट्री के साथ भारत का इतिहास कैसा रहा है, पिछले 200 साल में कैसे रिश्ते रहे हैं, तो अब कैसे होंगे। ठीक है सर, तो दैट वुड बी वी विल कवर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री, लेट मी टेल यू, अगर आपने 9th और 10th की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो शाम की क्लास में होगा एडवांस वाले में, वो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान, क्योंकि मोस्टली 9th और 10th का ही जो है थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आपको सामने नजर आएगा। ठीक है, चले, ये हो गया 9th 10th। अब बच गया 11th और 12th। अब 11th और 12th में से 12th तो हमने ले ली सर, 12th तो आ गई ना, बची 11th, बची 11th। अब 11th के अंदर आपको जो बुक्स मिलेगी, वो 11th की एक बुक मिलती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। किसकी मिलती है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक मिलती है। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और 9th 10th में जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है वो अलग है सर, क्योंकि 9th 10th में जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है उसमें लिखा है, देखो उसमें क्या लिखा है, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालिक, समकालिक मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर और इन सब के बारे में जो अभी बताया ना, वो सब आपको मिलेगा 9th 10th की बुक में। 11th 12th की बुक में वैसा नहीं है। 11th 12th की बुक में आपको, 11th की बुक में आपको मिलेगा मोस्टली, वो मिलेगा एंशिएंट मेडिवल और ट्रांजिशन टू मॉडर्न। एंशिएंट मेडिवल मतलब वर्ल्ड की एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री मिलेगी, वर्ल्ड की। वर्ल्ड की एंशिएंट मिडिवल में आपको क्या मिलेगा, सभ्यताओं के बारे में, सिविलाइजेशन के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएंगे, बताएंगे सर। चाइनीज सभ्यता के बारे में बताएंगे, वहां के रूल के बारे में बताएंगे, मतलब जो सभ्यताएं होती है उसके बारे में बताया जाता है। बट अपने लिए अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो 11th क्लास की बुक है, इसका ये जो एंशिएंट और मेडिवल वाला पोर्शन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है सर। ठीक है, सिलेबस में नहीं है मतलब कहीं पे ऐसे एक्सक्लूसिवली लिखा नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा ऐसा एंशिएंट और मेडिवल पढ़ना है, आपके लिए ये लिखा है सारा। इसका मतलब 9th 10th वाली इंपॉर्टेंट है, और ये जो 11th की बुक है, इसका करीब करीब 80% पार्ट आप छोड़ सकते हो। 80% पार्ट 11th का, जो 11th की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसका 80% पार्ट आप छोड़ सकते हो। उसका जो लास्ट यूनिट है, वो लास्ट यूनिट है ट्रांजिशन टू मॉडर्न। ट्रांजिशन टू मॉडर्न का मतलब है अब मैं मॉडर्न की तरफ एंटर कर रहा हूं, तो उसका जो लास्ट यूनिट आएगा वो आएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उस लास्ट यूनिट को पढ़ना है। लास्ट यूनिट जो है 11th क्लास की, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनसीईआरटी की ओवरहोलिंग कर रही है, एनसीईआरटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब चेंज हो रही है, उसका कंटेंट अंदर का बदल रहा है, वी शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट। ओके, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द ओल्डेस्ट एनसीईआरटी, जो हमको सबसे पुरानी एनसीईआरटी मिलती है उसको पढ़ना है। ठीक है, और आपके लिए इसको प्रोवाइड भी करवा देंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओल्डेस्ट बिल्कुल पुरानी पे नहीं जाना है, रिसेंट वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे चलेगा। इसके अलावा आपको रेफरेंस बुक कौन सी पढ़नी वो बता देंगे। डन, तो हमारी कितनी बुक्स हो गई सर, 6th 7th 8th हो गया, 12th हो गया, 9th 10th हो गया, 11th भी हो गया। बट 11th में एक बुक और मिलेगी आपको, और वो मिलती है कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री, एग्जैक्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। कौन सी है सर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की 1947 के बाद का इतिहास, एक बुक है वो। इस बुक को आप जरूर पढ़ना। इससे भारत की 19, और ज्यादा मोटी बुक नहीं है, पढ़ सकते हो आराम से, और बहुत सिंपल इवेंट्स में दिखाया है। वैसे हमारा क्लास में कवर होगा, पर इसके पहले अगर ये पढ़ लिया करोगे, मतलब शाम की क्लास में कवर होगा, इसके पहले अगर सुबह ये पढ़ लेंगे तो शाम को और अच्छे से आराम से समझ में आएगा। हिस्ट्री का जितना मैंने अभी बुक बताया, ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग है सर, टाइम टेकिंग है, बिकॉज हिस्ट्री में आपको दोनों चीज मिलती है। देखो पॉलिटी का सब्जेक्ट हमने देखा, पॉलिटी का 6th और 7th हमने पढ़ लिया, 8th पे नहीं गए, और 6th और 7th करने में हमको आई थिंक 20+ लेक्चर लग गए, लगे। पर उन 20+ लेक्चर में हमने बुक से आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें सीखी।
बुक तक लिमिट नहीं थे, हम बुक से आगे बहुत सीखा। हिस्ट्री में हम बुक से आगे बहुत सीखे, इसकी संभावना कम है, लेट मी टेल यू। ठीक है, हिस्ट्री में आपको दोनों चीज मिलेगी, एक आपको मिलेगा स्टैटिक कंटेंट, क्या मिलेगा? स्टैटिक कंटेंट, एक मिलेगा स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो निश्चित है सर। हिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको किसी एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है, किसी किंगडम के बारे में बताया जा रहा है, किसी वॉर के बारे में बताया जा रहा है। उस वॉर के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आप बदल सकते हो कि कौन किससे लड़ा था, कौन किससे लड़ा था, या क्या एग्जैक्टली उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, ये नहीं बदल सकते ना सर। तो हिस्ट्री में आपको स्टैटिक पार्ट मिलने वाला है, और स्टैटिक के साथ साथ आपको एनालिसिस करनी है। बात समझ आई? तो एनालिसिस वाला पार्ट तब बनेगा जब स्टैटिक पार्ट का आप डॉट्स कनेक्ट करोगे, स्टैटिक पार्ट को कनेक्टिंग द डॉट्स लेके चलोगे, मतलब कनेक्ट करके चलोगे, तो आप एनालिसिस कर पाओगे। तो हिस्ट्री में होता है कि समय थोड़ा ज्यादा लगता है। अब ये बुक्स देख के लग रहा होगा कितनी सारी किताबें यार, कब पढ़ेंगे, कब याद होगा, लगता है, बट ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे देन यू विल बी वेरी मच इनटू इट। ओके, सो देयर आर सो मेनी बुक्स बट नो नीड टू वरी, वी कैन डू इट। एंड इवनिंग मॉर्निंग क्लास में तो होगा ही, इवनिंग क्लास में जब तक इवनिंग क्लास का आपका एंशिएंट मेडिवल स्टार्ट हो, उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, उसको नहीं कह रहा मैं, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाए। समझ गए? देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन आई थिंक शाम को जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं है, तो नो नीड टू वरी। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको शाम को आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट आगे का पढ़ोगे, नो नीड टू वरी। उसके बाद अगर 9-10 पढ़ोगे तो वो ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि इस पूरे को कंप्लीट करने में इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, नॉट एक दिन में हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये श्योर है कि हमारा शाम को जब एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न कुछ भी स्टार्ट होगा, उसके पहले हम ये वाला पोर्शन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और ये पोर्शन कंप्लीट हो गया तो शाम का आपको एंशिएंट मेडिवल क्या लगेगा, आसान लगेगा, इसकी गारंटी है सर। ठीक है, और बचा ये 11th का, इसका एक ही चैप्टर है सर, पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, दैट इज इजी। और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा वापस टाइम टेकिंग है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर ये शाम को पढ़ लिया तो सुबह आप 9-10 खुद से ही पढ़ लोगे, क्योंकि शाम की क्लास में भी ऐसा नहीं कि उड़ाने लगेंगे, नहीं, शाम की क्लास में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही स्टार्ट होगा। पहले क्या होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आईआर पढ़ाते हैं, आईआर पहले नहीं पढ़ाते, वर्ल्ड हिस्ट्री पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर शाम की क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया तो ये 9-10 तो खुद से ही पढ़ लोगे। स्टिल वी विल ट्राई टू कवर दिस इन क्लास होम। ओके, डन सर। आई होप एक ओवरव्यू बन गया कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। अब आती है, क्या इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है? दिस इज द क्वेश्चन। अगर ये पढ़ लिया, कितनी सारी किताबें पढ़ ली, 6ठी से 12वीं तक की सारी किताबें पढ़ ली हिस्ट्री की, तो क्या इनके अलावा कुछ और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो वैसे तो देना चाहिए शाम की क्लास में कि क्या पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद लेट मी टेल यू, सिर्फ एक एक बुक पढ़नी है। कितनी? सिर्फ एक एक बुक अलग से, रेफरेंस बुक। पहली आती है एंशिएंट की। एंशिएंट के लिए आपको 6th क्लास की बुक एनसीईआरटी, फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी, बस एंशिएंट खत्म आपका, इतना ही। 6th और 12th का एनसीईआरटी, प्लस इसके साथ एक बुक पढ़नी है जिसका नाम है शर्मा, अरुण शर्मा की बुक है। ठीक है, और इसका नाम ही एंशिएंट इंडिया है। क्या है? एंशिएंट इंडिया, ये एक पुस्तक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बुक है, ये बुक करीब 250 पौने 300 पेज की है। छोटी बुक है, मतलब बड़े वाली 250-300 नहीं, छोटी बुक का 250-300 पेज है। अब उस बुक को देख के ये लगेगा कि सर कितना पढ़ेंगे, एंशिएंट से तो क्वेश्चन ही, मेंस में तो एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन ही नहीं आता, मेंस में नहीं आता एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस में एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं आता, आर्ट एंड कल्चर से आता है, एंशिएंट के आर्ट एंड कल्चर से आएगा। तो सर कितना पढ़ेंगे? तो लेट मी टेल यू वेरी सिंपली, ये जो बुक है शर्मा वाली, ये बुक, ये 6th और 12th की बुक का कंपाइलेशन ही है सर। बात समझ आई? इस बुक में कुछ अलग चीज नहीं मिलेगी। इस बुक में 6th, 12th और जो शर्मा है, ये तीनों बुक्स जो हैं, इन तीनों में सेम ही कंटेंट है। मतलब एक चीज आप कर सकते हो, पहले 6th का पढ़ो,
6 के बाद 12th पढ़ेंगे, और 12th के बाद उनके ही कॉम्बिनेशन में क्या करो, शर्मा को पढ़ो, और तीनों को पढ़ के फिर नोट्स बना लो, खत्म, एक बार में खत्म काम, ज्यादा लंबा चौड़ा पंचायत नहीं रखना। एग्जाम्पल के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इस बुक में भी है, 6th में, अभी पढ़ेंगे अपन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 12th में भी है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही चैप्टर इस शर्मा वाली बुक में भी है सर, मतलब तीनों में है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली इससे पढ़ लिया, इससे पढ़ लिया, इससे पढ़ लिया, तीनों से पढ़ लिया, और फिर आपने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट बना लिया, समझ गए। आपको मार्केट में एनसीईआरटी का कंपाइलेशन भी मिल जाएगा, कंपाइलेशन समझे ना, कि 6th से लेके 12th या हिस्ट्री का पूरा कंपाइलेशन मिल गया, आप वो भी पढ़ सकते हो सर, वो भी पढ़ सकते हो। बट मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप बुक को पढ़ो सर, समय है तो बुक को पढ़ो, समय नहीं है तो कंपाइलेशन पढ़ना, ठीक है, डन। इसी तरीके से मेडिवल की एक बुक आपको मिलेगी जिसको कहते हैं सतीश चंद्रा, क्या नाम है उसका, सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की जो बुक है सर, वो बुक वापस वैसी है जैसी शर्मा की है, जो यहाँ 7th में पढ़ा, जो यहाँ 12th में पढ़ा, वही चीज डिटेल में किसमें मिलेगी, सतीश चंद्रा में। डन। अब आती है मॉडर्न, सेम मॉडर्न के लिए एक बुक पढ़नी जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, खत्म हो गया, बस बस यही पढ़ना है, एक एक बुक, और इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना, कोई बुक मत पढ़ना, ठीक है, कोई भी आके बोल रहे हैं, क्योंकि कोई ना कुछ तो कीड़ा काटी करेगा, कोई किताब बताएगा तुमको, इस किताब को पढ़ लो, XYZ को पढ़ लो, नहीं पढ़ना है, यही बस पढ़ना है, स्टिक विद बुक्स, सोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने। ओवरव्यू बन गया ना, इतिहास कहाँ कहाँ कैसा है। अब शुरू करते हैं पढ़ना, जल ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा। जितना सिंसियरिटी आप रखेंगे ना इनको पढ़ने में, उतना बहुत है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर किसी और किताब से आ गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि इसका क्वेश्चन आएगा और सॉल्व कर लोगे, नहीं। हिस्ट्री का पर्पस ये भी है कि हिस्ट्री आपको पॉलिटी की आंसर राइटिंग में एड करेगा। अगर आपको इतिहास पता है तो आपको डेफिनेटली पॉलिटी की आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। आपको इतिहास पता है, आपको एथिक्स में हेल्प मिलेगा। आपको इतिहास पता है, आपको इकोनॉमी में हेल्प मिलेगा। आपको इतिहास पता है, आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प मिलेगा। आपको इतिहास पता है, आपको IR में हेल्प मिलेगा। आपको इतिहास पता है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब हिस्ट्री पढ़ने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा और उसको आप लिख लोगे। हो सकता है कभी क्वेश्चन नहीं भी आए, ठीक है, कम आए, बिल्कुल कम आए, पर समझने वाली बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट सारा पढ़ोगे ना, वो बाकी रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट में क्या करेगा, एक एड करेगा, असिस्टेंस करेगा। तो वो भी एक फायदा है हिस्ट्री पढ़ने का, इसीलिए ज्यादा है। बट इसको सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन तक कन्फाइंड करके नहीं रखना है कि सीमा इसकी यही मत बनाओ कि इसी से क्वेश्चन आएगा वो करना है, नहीं। कहीं ना कहीं ये आपको सारे सब्जेक्ट में क्या करेगा, एक पुशिंग फैक्टर है सर। इसीलिए इतिहास को समझना जरूरी है। यहां तक डन? आगे चलें, इसको मिटा दो। चलिए सर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 6th क्लास से। इसका मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एंशंट, एंशंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है सर, देखा था? किसी को याद है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री, हाँ, स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ द पास्ट भी मान लेता हूं सर। और बताओ।
मतलब ये समझना है मुझे कि इतिहास तो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट है। तो पास्ट तो हर वो पल हो गया, अपना 15 अगस्त का सेलिब्रेशन पास्ट हो गया, वो भी हिस्ट्री हो गई सर, हो गई हिस्ट्री। ये अभी 10 मिनट पहले मैं अंदर गया था वापस लैपटॉप से मेरा कंटेंट लेने, वो भी पास्ट हो गया सर, हो गया ना। तो हर वो चीज जो घट चुकी है वो पास्ट है, और स्टडिंग ऑफ पास्ट इज द हिस्ट्री। तो फिर ये इतनी सारा टंटा क्यों है? एंशिएंट अलग, मेडिवल अलग, मॉडर्न अलग, पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग। Why we are dividing history into so much? Why we are classifying history in so many classes? What is the reason behind it? That's why we need to understand what is the history, sir. What is the history? The first and foremost thing which we need to understand about history is that history is all about writing, sir. History is all about writing. Means if we know how to write, from that point of time, the history has been started. Means वो क्षण, इतिहास का वो क्षण जिस क्षण पे हमने लिखना सीख लिया, क्या कर दिया? लिखना सीख लिया। और लिखना सीखने का मतलब है हमने हमारी लैंग्वेज बना ली सर। क्या बना ली? लैंग्वेज बना ली। और लैंग्वेज बना ली का मतलब है हमने हमारी स्क्रिप्ट बना ली। भाषा और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। मतलब इतिहास वहां से कंसीडर किया जाता है जहां जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं और अपना खुद का क्या बना लेते हैं? स्क्रिप्ट बना लेते हैं। और जब स्क्रिप्ट बन जाता है इसका मतलब वो लैंग्वेज डेवलप हो गई है, और लैंग्वेज जब डेवलप हो गई है इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? लिख। लैंग्वेज बोलने वाली नहीं होती सर। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा वो होती है जिसकी लिपि होती है। छत्तीसगढ़ी को भाषा का टैग मिला हुआ है, बट छत्तीसगढ़ी की लिपि नहीं है सर। छत्तीसगढ़ी को लिखते थोड़ी है, नहीं लिखते ना। ठीक, तो जैसे आप बोलते हो कुछ भी छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, काकरथस, तो काकरथस को लिखेंगे कैसे? या तो इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे काकरथस, हिंदी में लिखेंगे तो काकरथस लिखेंगे। क्या छत्तीसगढ़ी अलग से कोई स्क्रिप्ट है क्या? लिखने का तरीका है? छत्तीसगढ़ी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बंगाली लिखने का एक तरीका है सर, है तो बंगाली भाषा है। तो भाषा वो होती है जिसको लिखा जा सकता है, जिसका खुद का एक स्क्रिप्ट होता है। डन। और बाकी जिसको बोला बस जा रहा है, जिसको बोला बस जा रहा है उसको कहते हैं डायलेक्ट। क्या कहते हैं? डायलेक्ट। डायलेक्ट का क्या मतलब है? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। तो भाषा और बोली में ये फर्क होता है सर, क्योंकि बोली का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री तब से कंसीडर की जाती है जब से हम लिखना सीख जाते हैं। क्या करना सीख जाते हैं? लिखना सीख जाते हैं। तो क्या उसके पहले घटनाएं नहीं हुई थी क्या? जब तक लिखना नहीं आता था उसके पहले कुछ हो नहीं रहा था क्या? हो रहा था सर, पर उसको इतिहास में कंसीडर नहीं किया जाता है। बात समझ आ रही है? ये जो यहाँ दिख रहा है इसके बाद को कहते हैं हिस्ट्री, और इसके पहले वाले को कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब पूर्व, पूर्व इतिहास। इतिहास मतलब पूर्व का, प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिक एरा आपने सुना होगा, प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब वो है ये वाला कि हम राइटिंग डेवलप कर लिए तो वो हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब है अतीत को पढ़ना। अब अतीत को पढ़ तो तब पाओगे ना जब अतीत लिखा होगा कहीं पे। अतीत को पढ़ोगे कैसे? अतीत लिखा होगा डेफिनेटली। और लिखना सबसे सटीक माध्यम है, क्योंकि लिख देने पर यह होता है कि उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट खत्म हो जाता है। होता है भाई। आपको अगर किसी एक परंपरा को बरकरार रखना है तो आप क्या करोगे? उसको लिख दोगे। लिख दोगे, लिख दिया तो अगली पीढ़ी के पास गया लिखा हुआ, वो लिखा हुआ फिर अगली पीढ़ी के पास गया, वो फिर अगली पीढ़ी के पास गया। उसके अंदर हो सकता है वो एक पेज नहीं जा रहा हो, वो उसको रीराइट कर रहे हैं नए पेज पे, रीराइट कर रहे हैं नई बुक में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी जो एक बात है या आपका एक जो कस्टम है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है सर, लिखने की वजह से। अब आप कहोगे ये तो बोल के भी जा सकता है, ये तो बोल के भी जा सकता है, पर जब लिखने का एलिमेंट होता है राइटिंग का, उसके अंदर होती है ऑब्जेक्टिविटी। क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि लिख दिया तो लिख दिया। अब आती है ओरल वाले एलिमेंट में होती है सब्जेक्टिविटी। वो क्या बोलेगा, वो क्या समझेगा, वो 2-3 पीढ़ी जाते जाते तो कस्टम पूरी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी सर। ठीक है, तो हिस्ट्री को अगर सटीक तरीके से पढ़ना है तो क्या होता है? राइटिंग इज इंपॉर्टेंट।
दैट्स वाई हिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? राइटिंग। तो जिस पॉइंट पे हमने लैंग्वेज डेवलप कर ली, भाषा डेवलप कर ली, उसके बाद के समय को कहते हैं हिस्ट्री, और उसके पहले को कहते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब पूर्व इतिहास। डन सर? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हम भाषा का भी इतिहास पढ़ेंगे, हम भाषा का इतिहास भी है इसमें आएगा, लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रही है, ये हिंदी कहाँ से आ रही है, उर्दू कहाँ से आ रही है, तेलुगु तमिल कहाँ से आ रही है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज की ग्रुप्स हैं वो पढ़ेंगे अपन। तो ये हमको समझ में आ गया, हिस्ट्री मतलब जहां से राइटिंग स्टार्ट हुआ। अब आता है हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का क्या चक्कर है सर? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का क्या चक्कर है? सबसे पहले इनका टाइमलाइन तो चेक कर लें, टाइमलाइन चेक कर लेते ना कि भाई इसमें कहां कहां के समय को पढ़ा जा रहा है। तो एक चीज आपको पता होगी सर, वो होती है कि आप एडी बीसी के बारे में जानते हैं सर? एडी और बीसी के बारे में जानते हैं? आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो या तो ये होता है एडी, या इसी को सीई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीई। और एक होता है बीसी, इसको बीसीई भी बोलते हैं, बोलते हैं सर। अब इसका मतलब क्या क्या है सर? ये टाइम को बताने वाला है, ईयर को बताने वाला है, ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं याद रखना है, बट एडी का फुल फॉर्म है, याद रखो। अब आता है सीई। सीई का मतलब है कॉमन एरा। क्या मतलब है? कॉमन एरा। फिर आता है बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, या तो इसको बोलो बिफोर क्राइस्ट, या इसको बोल सकते हो बीसी, बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलोगे? बिफोर कॉमन एरा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ईयर को मेजर करने में काम आएगा। कहीं पे भी आपके आगे ये लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ये आपको पता चल गया। अब आते हैं टाइमलाइन पे। किस पे आते हैं? टाइमलाइन पे। टाइमलाइन को समझो सर, ये आपकी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है। और 24 के आगे हमेशा देख लेना हम क्या लिखते हैं, या तो एडी लिखते हैं या फिर सीई लिखते हैं, मतलब ये कॉमन एरा चल रहा है, अभी वाला एरा। अब 2024 के पीछे जाओगे तो सन 2000 भी आया होगा, 1990 भी आया होगा, 1800 भी आया होगा, 1500 भी आया होगा, 1000 भी आया होगा, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 99 कम होते होते जीरो भी आया होगा। ये जो जीरो है सर, ये जो जीरो है आया होगा। इस जीरो से पहले वाला जो पार्ट है वही आपका क्या है? बिफोर कॉमन एरा है। डन? जीरो से पहले का पार्ट होता है बिफोर कॉमन एरा। तो आप इसको यहां से लिख सकते हो कि दिस इज योर बिफोर कॉमन एरा एंड दिस इज योर कॉमन एरा। डन? क्राइस्ट की डेथ से रिलेट करते हैं इसको, ठीक है, डेथ से पहले और डेथ के बाद सर। तो बिफोर क्राइस्ट कहेंगे तो बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। इससे आपको ईयर को डिसाइफर करना है। अब इसमें आप ये देखोगे कि जब मैं सीई की बात करता हूं, जब मैं सीई की बात करता हूं, तो 1990 में कोई पैदा हो रहा है, ठीक है, और 2024 में कोई पर्सन है, ठीक है, तो कितने 34 ईयर्स का हो गया? हो गया 34 ईयर्स का। तो उसका अगर बर्थ डेट लिखना होता है तो हम नॉर्मली यही लिखते हैं ना कि 1990 से 2000, या एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ या 1950 में पैदा हुआ 1950 में पैदा हुआ, 2010 में उसकी डेथ होगी, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1950, 1900, 2010, ठीक है। बट इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये पता चल रहा है ना? क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे आया होगा 100, एग्जाम्पल के लिए यहाँ आया होगा 200, यहाँ आया होगा 300। तो टाइम की कैलकुलेशन, टाइम ऐसे आ रहा है ना सर, टाइम आगे इधर चल रहा है। तो कोई अगर यहाँ पे यहाँ पैदा हुआ है, इसका मतलब पैदा कब हुआ है? 200 बीसीई में पैदा हुआ है सर। इसका बर्थ कब है? 200 बीसीई में। और यहाँ कहीं आके अगर वो 80 साल की उम्र में डेथ हो गई उसकी, तो 80 साल इधर गया, 80 100 की तरफ जा रहा है, तो ये 280 नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्टली 120 हो गया। कितना हो गया? 120। तो 200 बीसी में पैदा हो रहा है और 120 बीसी में क्या हो रहा है सर? डेथ हो जा रही है। तो पैदा 200 में हो रहा है, 120 में डेथ हो जा रही है। तो ये जो आगे आएगा इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है, नहीं होगे। आई होप ये सब कुछ समझ आया ऑनलाइन में।
ठीक है, चलो, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेट्स। चलो, अब यहां बात हो रही है, अपन बात कर रहे थे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की। तो एक हो गया एंशिएंट, एक हो गया मेडिवल और एक हो गया मॉडर्न, और मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। एंशिएंट का मतलब है प्राचीन। प्राचीन का मतलब है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्राचीन है, मतलब ओल्ड की बात कर रहा है सर, और ओल्ड की बात कर रहा है और हिस्ट्री की बात कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं लैंग्वेज तो ले आए होंगे, हम लैंग्वेज आई होगी, लिखने का तरीका आ गया होगा, लैंग्वेज आ गई है, उसका स्क्रिप्ट भी होगा कुछ, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि उस स्क्रिप्ट को आप डिसाइफर कर पाए। डिसाइफर का मतलब है उसको क्लैरिटी से पढ़ के समझ पाए हो। कई बार ये होता है कि लैंग्वेज बना तो लेते हैं कई लोग, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ लोग यहाँ रहते थे, यहाँ बहुत साल पहले कुछ लोग रहते थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी भी, दीवारों पे लिख दी, पन्नों पे लिख दी, ठीक है, और सडनली कुछ बाढ़ आया वगैरह आया तो सारे लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां है सर, दीवार पे लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है, शिलालेख हैं वो रखे हुए हैं। उन शिलालेखों को अब बहुत साल हो जाते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहे। तो लैंग्वेज तो डेवलप थी, बट उसका स्क्रिप्ट आज डिसाइफर नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है सर, ठीक है। तो वो हिस्ट्री का पार्ट तो होगा। तो मैं जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूं यूजुअली जो ओल्ड है, वहां पे लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। कुछ हद तक लैंग्वेज, काफी लैंग्वेज ऐसी है जिनको हम डिसाइफर कर लिए हैं, कुछ ऐसी है जिनको डिसाइफर नहीं भी कर पाए हैं। तो यूजुअली एंशिएंट हिस्ट्री वो वाला पार्ट होती है जो कि बाद का पार्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद का, बट लैंग्वेज अभी पूरे अपने कल्चरल इनरिचमेंट पे नहीं आई है, मतलब लैंग्वेज अभी भी क्या है, डेवलपिंग फेज में रहती है। तो यूजुअली एंशिएंट हिस्ट्री उसी को कहा जाता है कि वो पुरानी हिस्ट्री है, और कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट है वो सारे एस्पेक्ट अपने पीक पर नहीं आए हैं अभी तक, अपने पीक पर नहीं आए अभी तक, दे आर स्टिल इन द ट्रांजिशन सर। तो उसी को कहते हैं एग्जैक्टली एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसका कोई प्रॉपर वाटर टाइट डेफिनेशन नहीं है, एकदम वाटर टाइट डेफिनेशन दे दो कि ये इतिहास यहां से यहां तक होगा या इस ईयर तक क्या होगा, एंशिएंट हिस्ट्री होगा, ठीक है सर। तो उसको कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अब इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री जो आपको पढ़नी है, या इंडियन हम जो पढ़ने वाले, उसका टाइम पीरियड कितना है सर? उसका टाइम पीरियड है आपका नॉर्मली एंशिएंट का, कि आप बिफोर कॉमन एरा में जाओगे, और बिफोर कॉमन एरा में आप जाओगे करीब करीब 2500 साल पीछे। कितना कितना पीछे जाना है? 2500 साल पीछे। तो 2500 तो ये हो गए, और अभी कितने हो गए? 2000 ये। तो टोटल हमको जो इतिहास पढ़ना है वो 2500 ये और 2000 ये, करीब 4500 साल का पढ़ना है। इसके पीछे का इतिहास नहीं पढ़ना है। इसके पीछे के इतिहास को थोड़ा थोड़ा बस देखेंगे हम, प्री हिस्टोरिक में देखेंगे, वो पेलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण युग, ठीक है, वो क्या बोलते हैं चैल्कोलिथिक, पाषाण का, ये सब पढ़ेंगे अपन, मीजोलिथिक वगैरह, पर वो बहुत थोड़ा है, ठीक है। उस समय हिस्ट्री को वो सिर्फ मोस्टली ना कार्बन डेटिंग से बताया गया है, एंटिसिपेटेड है, वो कोई लिखी हुई चीज नहीं है। तो लिखी हुई में हमको कितनी पढ़नी है? 2500 बीसी पीछे जाना है, तो 2500 साल तो पीछे गए, और 2000 साल ऊपर अभी चल ही रहे। तो टोटल अपने को सारी हिस्ट्री पढ़नी है 4500 साल की, है। इस 4500 साल में भी हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कितनी है? पहली, बिफोर कॉमन एरा के पीछे वाला सारा एंशिएंट है, सारा क्या है? एंशिएंट है। मतलब ये 2500 साल तो कौन से है? एंशिएंट है। नवीन के अंदर, नए के अंदर भी कुछ कुछ जो है वो क्या है? एंशिएंट है, और वो नॉर्मली आपको मिलेगा यहां तक। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, 500 कॉमन एरा तक। कितना? 500 कॉमन एरा तक। 500 कॉमन एरा तक का जो पार्ट है ये वाटर टाइट नहीं है, फिर बता रहा हूँ। कहीं पे वाटर टाइट ने लिखा नहीं कि इसके बाद का एंशिएंट हो जाएगा, इसके पहले का मिडिवल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 250 तो ये, और 500 ये, करीब 3000 साल आपकी क्या है सर? आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है। और मैं आपको यही बता देता हूं कि हम ये जो 2000 साल 2500 साल पीछे जा रहे हैं ना, ये हम जा रहे हैं वास्तविकता में इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कहां जा रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हमारी मोस्टली जो मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वो हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करके हम जहां एंड करेंगे नियरली, वो होगा हमारा गुप्ता एम्पायर, मोरलेस। कहां? गुप्ता एम्पायर। मतलब वहां से स्टार्ट करके गुप्ता एम्पायर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और जो बड़ा एम्पायर जहां पे हम एंड करेंगे वो होगा गुप्ता एम्पायर, गुप्त काल जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपका पर्सपेक्टिव बन जाए।
कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। डन। तो 2500 साल पहले जहां स्टार्ट करेंगे वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और वहां से स्टार्ट करके बीच में बहुत कुछ आएगा, हम पढ़ेंगे उसको, बहुत कुछ आएगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू, इससे खत्म करेंगे गुप्ता एम्पायर तक। ठीक है गोलू? गोलू यस सर। ठीक है गुप्ता जी? यस सर। चलो, तो ये वाला टाइम पीरियड हो गया। अब ये आपकी एंशिएंट हो गई सर यहाँ पे। अब आता है आपका मेडिवल। अब एंशिएंट के तुरंत बाद जो आने वाला टाइम है वो क्या है सर? मेडिवल वाला टाइम है। तो समझ आ रहा है? तो हम इसके बाद का जो पीरियड हमको मिलेगा, ये बाद का जो पीरियड मिल रहा है, ये पीरियड हमको मिलेगा मेडिवल वाला। पर मेडिवल वाला पीरियड कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? तो यहां अपन देखते हैं कि जैसे ही हमको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि हमें न्यूटन के सर पे सेब गिरा और न्यूटन ने फिजिक्स बनाई, और न्यूटन ने फिजिक्स बनाई, फिजिक्स के बेस से मशीनें बन गई, और मशीनें बन गई तो हम मेडिवल से मॉडर्न में आ गए। कहां गए? मध्यकालीन से कहां गए? मॉडर्न, आधुनिक में आ गए। समझ में आया? तो ये जो अगला वाला टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, अगला वाला कौन सा वाला? अगला वाला ये आपका होगा मॉडर्न। और ये मॉडर्न कहां से आ रहा है? नॉर्मली एक जनरल बेस बता रहा हूं, ये आएगा करीब करीब 1750 के आसपास। अभी तो देखा था 1750 के आसपास, है ना? तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का 1750 से लेके 1950 तक अभी भी मॉडर्न ही चल रहा है। पर 1950 के बाद के लिए हमने अलग कैटेगरी बना रखी है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस की। समझ में आ रहा है सर? तो ये तीन तरह की हिस्ट्री अपन एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में पढ़ने वाले। मेडिवल और मॉडर्न के बीच में जो डिसाइफर करने वाला एलिमेंट है वो है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो सबसे लंबा इसमें टेन्योर किसका है? एंशिएंट का है। बट सबसे कम क्लैरिटी किसमें है? एंशिएंट में। क्योंकि हिस्ट्री जितनी पुरानी होती है उसमें क्लैरिटी उतनी कम होती है, उतनी एनॉमली ज्यादा होती है। क्योंकि जितनी पुरानी हिस्ट्री है उतने ही उसके सोर्सेज जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। नहीं होते सर? कई बार लिखा हुआ है पर वो मैन्युस्क्रिप्ट जल गई सर। कई बार इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है, बट वो शिलालेख पे साफ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? और जो सबसे मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, सबसे रिसेंट हिस्ट्री, वो उतनी क्लियर होती है क्योंकि इवेंट्स को प्रॉपरली क्या किया गया है? लिखा गया है। क्लियर सर? तो ये भी आपको पता चल गया। तो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड लंबा है, बट एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्लैरिटी क्योंकि कम है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री को इन डेप्थ पढ़ते नहीं है। जितना हमको पता है उतना ही हम पढ़ते हैं। फिर आता है मेडिवल टाइम, मध्यकालीन भारत। अब देखना, एक चीज पता रखना आप, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया है, ये इंडिया वाला क्लासिफिकेशन। किसका है? इंडिया वाला। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करोगे या यूरोपियन हिस्ट्री की बात करोगे तो उसके लिए ये क्लासिफिकेशन अलग होगा सर। समझे? मतलब यूरोप का जो इतिहास है, उसका जो ये टाइमलाइन है, उसका जो कालक्रम है सर, वो सेम नहीं है, उसका अलग है। मतलब उसके मेडिवल टाइम का कालखंड अलग है। ये भारत के लिए बताया मैंने। ठीक है? चले सर? डन। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया क्या पढ़ने वाले। आगे चल, इसको मिटा दूं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये 6th क्लास की बुक है और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट। अब देखो सर, एंशिएंट में सबसे पहले हमको ये जानना होता है, किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सोर्सेस पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? सोर्सेस। यार इतिहास की जानकारी मिल कहां से रही है? इंपॉर्टेंट है सर। जानकारी कहां से मिल रही है? इतिहास की जानकारी नॉर्मली कहां से मिलती है बताओ? और हमने तो पहले ही बता दिया कि इतिहास पढ़ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया सर कि राइटिंग तो है, राइटिंग तो है सर, मतलब लिखा हुआ तो मिलेगा। तभी तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, प्री हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है तो मुझे बताओ कि इतिहास की जानकारी कहां से मिल रही है? बताओ। शिलालेख अभी इंडस बताए, वैली सिविलाइजेशन। शिलालेख मिल रहा है। ठीक है, तो सोर्सेस की जब मैं बात कर रहा हूं
तो सोर्सेज में पहला सोर्स ये बता रहे हैं सर, शिलालेख बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शिलालेख। शिलालेख को कहते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है किसी पत्थर के ऊपर उन्होंने गोद के क्या किया हुआ है, चीजों को लिखा हुआ है। अब इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता चलेगा ना सर कि उनके टाइम पे क्या चीजें हो रही थी, चलेगी पहली चीज। और बताओ। वॉल अभिलेख। पेंटिंग इज द जनरल थिंग। पेंटिंग, पेंटिंग से पता चलेगा सर। और बताओ। अभिलेख सर। अभिलेख, अभिलेख मेनूस्क्रिप्ट। मेनूस्क्रिप्ट क्या होती है? मेनूस्क्रिप्ट मतलब जो कागज पे लिखी होती है। किस पे? कागज पे। अब कागज उस समय उस तरीके का एडवांस कागज नहीं होता था सर, तो वो क्या करते थे, बार्च पे लिखते थे। बार्च मतलब जो पत्ते होते थे ना, पत्ते। अभी जैसे आपने कागज कहाँ से बनाया? कागज पेड़ से ही बनाते हो ना, पेड़ की वुडन से बन रहा है, तो वो वुड से ही वो उसका बार्च बनाते थे, पतला सा लेयर। उस पतली सी लेयर पे क्या करते थे, लिखते थे। समझ गए सर? तो है वही प्रोसेस है, उसको कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट। मेनूस्क्रिप्ट को कहते हैं अभिलेख। और ये हो गया शिलालेख। शिलालेख तो पत्थर पे लिखा है, शिला पे। पेंटिंग का मतलब कोई पेंटिंग आपने बना रखी है। फिर आती मेनूस्क्रिप्ट। मेनूस्क्रिप्ट मतलब किसी बार्च वगैरह या किसी पेड़ के पत्तों वगैरह पे लिख रहे हो सर आप। और बताओ। Travelogues and archaeology. जी, Sir, travelogues. ट्रैवलॉग से मिलेगा सर, बिल्कुल बात है सही। ठीक है। ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? ट्रैवलॉग्स का मतलब होते हैं कोई जर्नी करके गया है, कोई घूम के गया है, तो वो अपनी कथा लिखता है कि भैया ऐसा ऐसा मैंने वहां देखा। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते थे, वॉयजर्स थे जो ट्रैवल करते थे। एग्जाम्पल के लिए फायान है सर, हुनसांग फायान। और कौन है? वास्को डिगामा, कोलंबस, हाँ? इंडिगा। ठीक है। हाँ, कौन सा? चीनी यात्री, हाँ ठीक बताया ना। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ कुछ चीजें। और बताओ, और कोई आपके दिमाग में आ रही है क्या? Archaeology. आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजिक एक्सकेवेशन लिख देता हूं मैं। सर स्कल्पचर। क्या चीज? न्यूज़पेपर्स। स्कल्पचर। स्कल्पचर। न्यूज। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस न्यूज़पेपर में कहाँ गए यार? इतिहास में यहाँ कहाँ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया ये? गवर्नमेंट ऑर्डर। अच्छा, हाँ ठीक है हिस्ट्री ठीक में है। क्या? चलिए चलिए, मैं कुछ कुछ जानना चाह रहा था, काफी हद तक बता लिया आप लोगों ने। ठीक है सर। तो ये आपके क्या है सर, इतिहास को जानने के क्या है, कुछ सोर्सेज हैं। दीज ऑल आर नथिंग बट द सोर्सेज from which you are going to get the information. Now this is very important because these sources changes with time. When we talk about ancient India, these might be the sources. When we talk about modern India, the sources might change. Okay, because with the technological development, the process of writing has been changed. In modern times, do we talk about these things in modern times? Do we use coins in modern times to understand the history? No. कॉइन यूज करते क्या आज के टाइम पे? नहीं यूज करते। आज के टाइम पे इतिहास जानना हो तो विकिपीडिया करते हैं, गूगल करते हैं डायरेक्ट। अरे हाँ, इसका इतिहास तुरंत पता लग जाएगा, पता लगेगा सर। ठीक है। तो सोर्सेज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द एरा इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इंस्क्रिप्शन समझ आया सर? इंस्क्रिप्शन मतलब जो शिलालेख है। पेंटिंग्स हो गई सर। अब पेंटिंग्स के साथ क्या होता है कि पेंटिंग एक अच्छा सोर्स है पता लगाने का, बट पेंटिंग की ड्यूरेबिलिटी एक कंसर्न रहती है। ड्यूरेबिलिटी रहती है। अब पेंटिंग्स बहुत टाइप की होती है, हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे पेंटिंग्स के टाइप। तो पेंटिंग्स बहुत टाइप की होती है। एक होती है मुराल पेंटिंग्स, एक होती है मिनिएचर पेंटिंग्स। अभी आपको नहीं पता, डोंट वरी। मुराल पेंटिंग्स वो होती है जो दीवार पे की जाती है, भित्ति चित्र जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र बोलते हैं, जिनको दीवार पे किया जाता है। मॉडर्न इसमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे आपको पेंटिंग्स के टाइप। तो मुराल पेंटिंग्स होती है, एक मिनिएचर होती है। मिनिएचर का मतलब होता है जिसको किसी कपड़े वगैरह पे बनाया जाता है या किसी कागज पे बनाया जाता है। तो मिनिएचर का मतलब होता है छोटी, मुराल का मतलब होता है बड़ी। तो दीवार पे नॉर्मली बनाई जाती है वो क्या होती है? भित्ति चित्र होते हैं। अब अगर मैं बहुत सालों पहले कोई मुराल पेंटिंग बनाया हूं या फिर कोई भित्ति चित्र बनाया हूं, तो क्या होता है ना, क्लाइमेटिकल चेंज बहुत आते हैं। पानी गिर रहा है, गर्मी सर्दी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। कभी क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है,
तो इन सारी चीजों से वो जो पेंटिंग होती है उसके साथ पॉसिबिलिटी कि उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाए सर, आ जाएगा। और जब उसमें डिस्ट्रक्शन आ सकता है तो वो शायद लंबे समय तक ड्यूरेबल नहीं रहे। तो पेंटिंग्स के साथ ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती। फिर भी पेंटिंग्स कई जगह पे मिली है सर, प्रॉपरली मिलती है पेंटिंग्स, और उन पेंटिंग से पता चलता है कि हाँ इस तरीके का कुछ हुआ होगा। अब देखिए सर, इंस्क्रिप्शंस जो हैं आपके, जो शिलालेख हैं, उसमें किसी पत्थर के ऊपर उन्होंने कुछ गोद के चले गए वो। अब उसको आपको डिसाइफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सभ्यता ही खत्म हो गई सर, जो लिख के गए वो खत्म हो गए सर। वो जब खत्म हो गए तो आपको भाषा भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपको अगर इंस्क्रिप्शन मिल भी जा रहा है तो उस इंस्क्रिप्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, डिसाइफर करना पड़ेगा। डिसाइफर इज द करेक्ट वर्ड, डिसाइफर। क्या डिसाइफर का मतलब है, उसको पहले क्लैरिटी से समझना पड़ेगा कि भैया क्या है ये। तो भाषा को समझ के फिर आप उसका अनुमान लगाओगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। अब उसके अंदर हो सकता है उसने कोई स्टोरी लिखी हो सकता है उसने अपनी पॉलिटी के बारे में लिखा हो सकता है उसने अपनी इकोनॉमी को समझाया हो सकता है उसने अपने कल्चर के किसी ट्रेट को बताया हो, उसमें संभव है। सिमिलरली पेंटिंग्स में आपको जरूरी नहीं है कि ह्यूमनॉइड पेंटिंग्स मिलेगी। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन फिगर मिलेगा, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस का ही फिगर फोटो बना रहे, नहीं जरूरी नहीं। वो अपने आसपास घटने वाली इवेंट्स का फोटो भी बना देते हैं सर, ठीक है। जैसे कुछ कुछ पेंटिंग्स हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा एक कोई जानवर है जिसको दौड़ते हुए बताया है, और उसके पीछे जो है 2-3 लोग जो है वो भाला लेके क्या कर रहे हैं, या तीर कमान लेके क्या कर रहे हैं, शिकार करने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसी पेंटिंग्स मिली है, तो उससे ये पता चलता है कि भाई शिकार की परंपरा रही होगी, समझे। तो आप ये भी देखेंगे कि पेंटिंग्स का जब इतिहास पढ़ोगे आप कि पेंटिंग्स भारत में किस तरीके से हुई, तो एंशिएंट टाइम में जो पेंटिंग्स मिलती थी उन पेंटिंग्स में क्या होता था कि मोस्टली उनके आसपास के सीन्स का बनाते थे, या फिर किसी डेटी का बनाते थे। किसका? डेटी का मतलब होता है देवता, उनके किसी देवता को बनाते थे सर। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक देवता उन्होंने बना दिया ऐसे, इस टाइप का उनको मुकुट पहना दिया, ठीक है, ऐसा टाइप का बना दिया, ऐसा है मन मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे आपको इस तरीके के पिक्चर्स मिलेंगे। तो वो अपने डेटीज को भी बना सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी फेथ का मामला भी आपको समझ में आएगा। तो पेंटिंग्स के थ्रू भी आपको चीजें समझ में आती है सर, ठीक है। ये देखो पेंटिंग बना रहा है अगला ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग्स हो गई, उसी तरीके से आपको मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट। और पेंटिंग्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शुरू में ह्यूमन फिगर्स को नहीं बनाते थे, बट जैसे जैसे आप एंशिएंट से मेडिवल में आओगे, मेडिवल में आपको ह्यूमन फिगर्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। और पेंटिंग्स की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मुगल्स टाइम की अपन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, एक कला और कला का इतिहास पढ़ोगे ना, कला और संस्कृति, उसमें आप पढ़ोगे उस मुगल्स के टाइम पे ह्यूमनॉइड फिगर बनने लगे, क्योंकि अब वो जहांगीर, औरंगजेब, इनके फोटोज को क्या करने लगे, बनाने लगे। और पेंटिंग्स में और महंगी महंगी पेंटिंग्स बनने लगी। पेट्राडोरा आप पढ़ोगे, पेट्राडोरा के बारे में। पेट्राडोरा में क्या होता है कि जो पेंटिंग बनती है उसके अंदर जो आप गहने वगैरह पहना रहे हो, असली गोल्ड के पहना रहे हो, असली डायमंड्स उसमें लगा रहे हो, ठीक है, पढ़ोगे आप इसके बारे में, पेंटिंग के इतिहास में आएगा ये। तो पेंटिंग्स एक और सोर्स हुआ। फिर हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो बार्च वगैरह पे लिखा हुआ है सर, है ना, पेड़ के पत्तों पे और पेड़ की छाल पे क्या कर रहे हैं, वो लिख के जा रहे हैं। इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता अनलेस कोई उसको कन्वर्ट करके नए वाले पे लिखे। फिर आते हैं कॉइन्स। कॉइन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉइन डेफिनेटली कोई ना कोई इशू करेगा। पहली बात तो कॉइन कोई ना कोई इशू करेगा। अब मुझे बताओ कॉइन इशू करते क्यों है सर? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हिस्ट्री में पर्सपेक्टिव ग्रेजुअली बनेगा, और समझोगे तो बनेगा। चैप्टर पढ़ने से नहीं बनेगा, मैं बता दे रहा हूं। चैप्टर पढ़ने से, रटा मारने से नहीं बनेगा। थोड़ा बातचीत करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो पर्सपेक्टिव जल्दी बनेगा। मैं बात कर रहा हूं कॉइन्स की, हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। कॉइन्स में कह रहा हूं कोई ना कोई इशू करता है। आज कॉइन कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है सर। आज कॉइन गवर्नमेंट इशू करती है। और गवर्नमेंट कॉइन क्यों इशू करती है, या गवर्नमेंट नोट क्यों इशू करती है? कॉइन को नोट ले लेते हैं सर, पैसा इशू कर रही है ना। इसको सिंपल टर्म ले लो, करेंसी। क्या है करेंसी? गवर्नमेंट करेंसी इशू कर रही है सर। मुझे बताओ क्यों कर रही है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हमने थोड़े दिन पहले देखा था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय देखा था, बार्टर सिस्टम देखा था ना। बार्टर सिस्टम के साथ क्या दिक्कत थी कि दोनों के पास अलग अलग वस्तुएं होगी, और दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स की बात करी थी हमने। अब मेरे को गेहूं चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए, सोना चाहिए।
मुझे गेहूं चाहिए और उसको सोना चाहिए, तो मेरे पास सोना होना चाहिए, समझ आ रहा है, और उसके पास गेहूं होने चाहिए, तब एक्सचेंज होगा। बट ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वैल्यू सबकी क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपके पास बार्टर सिस्टम की जो कमी है उसको दूर करना है, तो आप क्या इशू करोगे, करेंसी। और करेंसी के साथ ये है कि उस करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। करेंसी की क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको, तो कोई उसमें ट्रेड ही नहीं करेगा। आज आप 100 रुपए का नोट कोई भी दे रहा है तो ले लेते हो ना, क्यों ले रहे हो, बिकॉज आपको क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी, ये फेथ है सर गवर्नमेंट में। आप भारत में रह रहे हो, सरकार इशू कर रही है, आरबीआई इशू कर रहा है, तो आपको फेथ है सर, तो वो फेथ भी तो जरूरी है। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जरूरी है करेंसी में, है तभी आप, तो बार्टर, जब आप पुरानी एकदम हिस्ट्री में भी शुरू की एंशिएंट हिस्ट्री की बात करोगे, तो वहां पे ऐसा कोई कॉइन सिस्टम नहीं था सर। शुरू में क्या था, बार्टर ही चल रहा था। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जब किसी न किसी राजा ने या किसी न किसी साम्राज्य ने अपने एरिया को कंसोलिडेट किया, तब उन्होंने अपने एरिया के लिए क्या इशू किए, कॉइन्स इशू किए। अब ये इस एरिया के ये इशू कर रहे हैं, किसी और के कोई और इशू कर रहे हैं, अपने कोई और इशू कर रहे हैं। और अगर उनके बीच में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे ये कॉइन्स जो हैं, इस राज्य के कॉइन दूसरी जगह जाने लगे, दूसरे राज्य के कॉइन इस जगह आने लगे, समझे। तो शुरू में जो कॉइन्स वगैरह इशू किए ना, शुरू में वो कॉइन उन्होंने इशू किए होंगे कि मेटल कॉइन्स, कौन से मेटल कॉइन्स। मेटल में वो कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, कॉपर के कॉइन इशू कर रहे हैं, सिल्वर के इशू कर रहे हैं। धीरे धीरे वो गोल्ड पर भी आए आए तो आप देखोगे कॉपर के कॉइन भी है, गोल्ड के भी है, और सिल्वर के कॉइन भी है, तीनों कॉइन है सर। और क्योंकि इन मेटल्स की इंपॉर्टेंस सब जगह थी, तो ये जो कॉइन्स होते थे, वो कॉइन्स एक राज्य से दूसरे राज्य में भी क्या होते थे, चल जाते थे, क्योंकि गोल्ड तो सब जगह चलेगा। अब क्योंकि गोल्ड का एक कॉइन है या सिल्वर का एक कॉइन है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहा है, जाके चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर राजाओं महाराजाओं ने क्या किया कि अगर हम कॉइन्स इशू करते हैं, तो उन्होंने कहा कॉइन्स इस तरीके से इशू करो कि अगर हमारी राज्य का कॉइन किसी और राज्य में जा भी रहा है, तो कम से कम अपनी पहचान तो लेकर जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कॉइन होते थे, उन कॉइन्स के ऊपर अपना अपना क्या, फोटो बनवाना स्टार्ट कर दिया, या अपने राज्य का नाम लिखवाना स्टार्ट कर दिया, या और कोई डिटेल डालना स्टार्ट कर दिया। जिस डेट को वो इशू कर रहे हैं, वो डेट भी डालना स्टार्ट कर दी, समझ गए। तो कॉइन्स के ऊपर भी उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट किया। तो आप शुरू की जो एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे ना, उसमें आपको कॉइन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, उसमें बार्टर ही चल रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कॉइन्स का जिक्र नहीं है सर। पर जैसे जैसे आप आगे आओगे, जैसे जैसे आप अपन अभी अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मगध के बारे में, तो जैसे जैसे आप आगे आओगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये कॉइन्स जो हैं, वो भी इतिहास को जानने का एक इंपॉर्टेंट क्या मिल गए सर, सोर्स बन गए। पहले नहीं, शुरू में। और शुरू के बाद आपको ये एंशिएंट में भी मिले और ये मिडिवल में भी मिले। कॉइन्स आपको मिडिवल में भी मिलते, कॉइन्स आपको मॉडर्न में भी मिल रहे हैं सर। आज के भी जो कॉइन्स हैं, उनके ऊपर लिखा है ना, लिखा रहता है कि भाई कब इशू हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे इशू हो रहा है, तो वो डेट लिख रहे हैं सर। स्वर्ण जयंती पे इशू हो रहा है, उसके ऊपर फोटो बना हुआ है, उसके ऊपर और डिटेल बनी हुई है। महात्मा गांधी का स्वर्ण जयंती ईयर चल रहा है, तो उसके लिए बना दिया, ठीक है। तो वो आगे जाने वाले टाइम के लिए कॉइन्स भी क्या रहेंगे, एक हिस्ट्री का सोर्स रहेंगे सर। डन। तो शुरू में नहीं मिले, बाद में मिले। फिर आते हैं ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स जो बताया है, ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं कि वही जो घूमने फिरने के लिए आते हैं। अब घूमने फिरने का पर्पस ऐसा नहीं है कि जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, वो नहीं, उनका वो पर्पस नहीं होता है। जो पिछले टाइम पे निकलते थे, मोस्टली उनको फंड किया जाता था। क्या किया जाता था, फंड किया जाता था। क्या किया जाता था, फंड। फंड मतलब कोई अकेला पर्सन ऐसे घूमने के लिए नहीं निकल सकता, उसको क्या चाहिए होगा सर, उसको पैसा चाहिए होगा, उसके अलावा उसको और भी कोई चीज XYZ चाहिए हो सकती है, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं कि चाइना से अगर कोई एक XYZ पर्सन जो है वो घूमने के लिए आ रहा है, वो घूमने नहीं आया एग्जैक्टली, उसको भेजा गया है, उसको भेजा गया है। वहां के किसी राजा ने या वहां के राज्य के लोगों ने उस पर्सन को चुना, और वो अकेला नहीं जाता, जाना नाम एक का लिखते हैं, बट वो अकेला नहीं जाता है, उनके साथ क्या होती है, और भी लोग होते हैं उनके साथ, अकेला नहीं होता है वो, उसके साथ और भी लोग होते हैं, उसको फंडिंग करते हैं कि तुम जाओ। और इनका जो मेन पर्पस होता है, वो होता है कल्चरल एक्सप्लोरेशन। कल्चरल एक्सप्लोरेशन पहला, और सेकंड होता है इनको ट्रेड रूट खोजना होता है। क्या, ट्रेड रूट।
कल्चरल एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि वो जाएगा और देखेगा कि यार हमारे यहाँ का क्या कल्चर है, वहां का क्या कल्चर है, क्या ये इनके पास बेटर कल्चर है, क्या इनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, क्या इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जो इनके काम आ सकती है। तो वो वहां का कल्चरल एक्सप्लोरेशन करेगा, और कल्चरल करेगा तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन तो करेगा ही सर, करेगा। समझें, उस समय फोन तो होता नहीं था, उस समय टीवी तो चल नहीं रही थी, इंटरनेट, कि भाई नॉर्थ कोरिया में गोलू मोलू ये कर रहा है ना, अमेरिका पे बम फेंकने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं था। इसीलिए क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। और ट्रैवल करने का एक और इम्पोर्टेंट काम हो गया, ट्रेड रूट को खोजना था। ट्रेड रूट पता चलना चाहिए। ट्रेड रूट से ये होगा कि आप अपने सामान को इस रूट के थ्रू क्या करोगे, बेचोगे सर, ठीक है। तो ट्रेड रूट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था, इसीलिए वो ट्रैवलर्स जो होते थे उनको भेजा जाता था, उनको फंड किया जाता था, ताकि रूट्स भी खोज लें और कल्चरल एक्सप्लोरेशन भी हो और कनेक्ट भी बने, है सर। तो ट्रैवलॉग्स भी हैं सर, और ट्रैवलॉग मतलब वो जो उसने यात्रा का विवरण लिखा है पूरा, कि हाँ यहाँ से मैंने ये गया, मैंने यहाँ पे ये देखा, वहां पे मैंने ये देखा, यहाँ के लोग ये कर रहे हैं, यहाँ के लोग कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, यहाँ के लोग अर्धनग्न में घूमते हैं, यहाँ के लोगों के साथ ये है। सारी जो डिटेल्स है वो ट्रैवलॉग में आपको मिलती है, और ट्रैवलॉग्स को बाद में संभाल के रखा जाता है, ठीक है। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, इसको कहते हैं पुरातात्विक खुदाई जिसको कहते हैं, ठीक है। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करना। अब आर्कियोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले ये टर्म है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व। क्या होता है, पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुराना तत्व, पुराना तत्व मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस पास्ट, अतीत की कोई चीज को क्या कर रहे हो आप, जानने का प्रयास कर रहे हो। तो आर्कियोलॉजी जो होती है वो यही होती है, तो स्टडी अबाउट द पास्ट, ठीक है। पास्ट की स्टडी तो कर रहे हो, और पास्ट की स्टडी, एक हिस्टोरियन होता है, हिस्टोरियन का क्या काम होता है, हिस्टोरियन भी तो यही करता है सर, पास्ट को स्टडी करके हिस्ट्री लिखता है, वो अलग होता है। आर्कियोलॉजी का काम अलग है, ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है, ठीक है। दिस इज मोर अबाउट एविडेंस बेस्ड स्टडी। आर्कियोलॉजिस्ट से जो प्रूफ हो जाता है ना, वो हिस्टोरियन पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मेन काम क्या है, कि हिस्ट्री को टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो यहाँ आता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब होता है कि खुदाई करके चीजों के बारे में पता चलता है। हम पढ़ेंगे इसी में कि जब नॉर्मली क्या होता है, आर्कियोलॉजी में ना लेयर्स बन जाती है, अर्थ पे भी लेयर बन जाती है, देखेंगे आप, ठीक है। और अलग अलग लेयर से आपको पता चलता है कि कब कहाँ पे क्या हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे आएगा चैप्टर में। तो आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक एस्पेक्ट है आपके हिस्ट्री को पता लगाने का। और इसके अंदर एक मेथड होता है जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जिससे आप ये पता लगाते हो कि अगर आपको कोई भी जीवाश्म मिला है, जीवाश्म मतलब कोई फोसाइल रिमेन मिला है, जीवाश्म समझ गए ना, कोई फोसाइल रिमेन अगर आपको मिला है पुराना कुछ भी, तो उसको आप कार्बन डेटिंग से पता लगाते हो कि वास्तव में वो कितने साल पुराना है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग से आपको जो एविडेंस मिलते हैं, अब जैसे एग्जांपल के लिए खुदाई करते करते आपको एक बोन मिल गई सर, अब उस बोन को मन से बोल दोगे कि ये 2500 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, या 5000 साल पुरानी है, नहीं, ये बताएगा कौन, ये मेथड होता है कार्बन डेटिंग से, ठीक है। यहां तक सोर्सेस कुछ कुछ समझ आ गए सर, इन सोर्सेस से पता चलेगा, ठीक है। आगे चले, अब आपका जो चैप्टर 1 है सर, वो चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को आप आज ही जाके पूरा पढ़ लेना, बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में वो यही बता रहा है कि हम अतीत को कैसे पढ़ते हैं, अतीत में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अतीत में अगर पढ़ रहे हो, पास्ट में अगर पढ़ रहे हो, तो नॉर्मली आपका इंटरेस्ट किस चीज में होगा, किसी भी देश का या किसी भी जगह का अगर आप इतिहास पढ़ना चाह रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में होगा, पहला आपका इंटरेस्ट होगा वहां की पॉलिटिक्स में, होगा सर, क्या वहां पे कुछ पॉलिटिक्स का मामला था। फिर आपका इंटरेस्ट होगा वहां की इकोनॉमी में, होगा। फिर आपका इंटरेस्ट होगा वहां की लिवलीहुड में, किसमें होगा, लोग वहां जीते कैसे थे और जीने के लिए करते क्या थे। और उसके बाद आपका आएगा कल्चर, क्या आएगा, कल्चर। अब कल्चर में आप बहुत सारी चीजें चेक करोगे, आप उनका फूड चेक करोगे, आप उनके क्लोथ चेक करोगे, करोगे, फूड चेक करोगे, क्लोथ चेक करोगे, आप उनकी लैंग्वेज चेक करोगे, करोगे सब चेक।
इन सारी चीजों में आप क्या रहोगे, इंटरेस्टेड रहोगे। तो आपका मेजर इंटरेस्ट रहेगा लिवलीहुड और कल्चरल एस्पेक्ट में, और उसके बाद आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे क्या करोगे, फोकस करोगे। पहले आप इस पे फोकस करोगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जितनी पुरानी हिस्ट्री रहेगी उतना ही उसको डिसाइफर करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो जब डिसाइफर करना डिफिकल्ट होगा तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को समझना तो एक ऑल टुगेदर बात है, बट उसके पहले आप इंटरेस्टेड रहोगे लिवलीहुड और कल्चरल एस्पेक्ट। पहले इनको समझ लेते हैं कि खा क्या रहे हैं सर, वो खाते क्या थे, वेजिटेरियन थे क्या नॉन वेजिटेरियन थे, पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लोथ्स कपड़े पहन रहे थे या एकदम बारबेरियन थे, एकदम नग्न घूम रहे थे। लैंग्वेज चेक कर लेते, बोल पा रहे थे, लिख पा रहे थे, कुछ डिसाइफरेबल है, कुछ लिखा है उन्होंने या नहीं। घर कैसे बना रहे थे, हाउसेस चेक कर लो, सुन के क्या चेक कर लो, हाउसेस चेक करो, घर बना रहे थे या पेड़ों के ऊपर रह रहे थे, ये सारी चीजें चेक करो। उसके बाद आप लिवलीहुड उनका चेक करो, आजीविका के लिए क्या कर रहे थे सर, कुछ ट्रेड कर रहे थे क्या, एग्रीकल्चर था वहां पे या नहीं था, ये चेक करेंगे। एग्रीकल्चर अगर था, क्या चेक करेंगे, एग्रीकल्चर चेक करो। एग्रीकल्चर के साथ आप ये चेक करो कि वहां पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे क्या, पशुओं को क्या किया जा रहा था, डोमेस्टिकेट पाला जा रहा है या नहीं पाला जा रहा था, दूध पीते थे क्या, मिल्क एटसेट्रा। समझ आ रहा है, ये सारी आप लिवलीहुड में चेक करोगे। तो ये नॉर्मली हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है किसी भी एरिया का, तो हमको पता चलेगा कि वो एरिया में कुछ क्या हो रहा था, लिवलीहुड और ये सारी चीजें। डन, चलें आगे, इसको मिटा दूं। तो ये वापस छठी क्लास की बुक है, याद करो हमने छठी का पॉलिटी भी पढ़ा था बिल्कुल बेसिक से, वैसे ही इन्होंने भी वापस स्टोरी के थ्रू बता रखा है। तो स्टोरी आपको जाके पढ़नी, बहुत समय आपको नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अब स्टोरी में व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सो अभी बताया वही तो जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं वो खा क्या रहे हैं सर, हम जानना चाहते हैं वो पहन क्या रहे हैं, हम जानना चाहते हैं उनके हाउसेस कैसे, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। हम उनकी और भी चीज जाना है, हर्डर, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, क्या क्या थे वहां पे लोग, वहां पे अभी जो वर्तमान में हमको प्रोफेशन दिख रहे हैं क्या उस समय थे, ये भी हमको देखना है। वेयर डिड पीपल लिव, याद करो मैंने एक बात बताई थी आपको सुबह की शाम की क्लास में, कि पहले जो लोग थे एंशिएंट टाइम में, वो हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग का मतलब शिकार, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। हंटिंग गैदरिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, एक जगह रहते थे, सारी हंटिंग गैदरिंग कर देते थे, आसपास के पशु वन्य जीव खत्म हो जाते थे, वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते थे, मतलब ये नोमैड थे। क्या थे, नोमैड का मतलब होता है घुमक्कड़ जीवन जीने वाले। कौन थे सर, घुमक्कड़ जीवन, एक जगह पे रुकते नहीं, थोड़े दिन रुके, अपना काम किया, चले जाते थे, तो ये नोमैडिक थे सर। क्या थे, नोमैडिक, नादान परिंदे थे। क्या थे, नादान परिंदे, मतलब एक जगह रुकने वाले नहीं है। तो हंटिंग गैदरिंग करते थे, और हंटिंग गैदरिंग पे हमने देखा कि धीरे धीरे उनके अंदर एग्रीकल्चर की उनमें समझ आई, और वो एक जगह पे स्टे करने लगे। और वो स्टे जहां करते थे वो यूजुअली होता था किसी रिवर का किनारा, होता था नदी के पास, क्योंकि पानी चाहिए पीने के लिए। तो आप देखोगे कि जितने भी क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन है या जितने भी बड़े सिविलाइजेशन है, वो सारे सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे। देख लीजिए कितने भी पुराने जो राज्य हुए किसी ना किसी नदी के किनारे हुए, क्योंकि नदी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पानी का सोर्स चाहिए। दिल्ली को सेंटर बनाया क्योंकि दिल्ली में यमुना है सर, यमुना बड़ी नदी है, पानी के सोर्स, ठीक है। आगरा में नदी दिख रही है सर, आगरा में भी नदी है, कौन सी, यमुना ही है पीछे, ठीक है। आप देखोगे मोस्टली सब जगह जो बड़े बड़े सिविलाइजेशन बने हैं वो सब नदी के पास ही बने हुए हैं। उसका कारण है कि वाटर इज इनएविटेबल, बहुत जरूरी है लाइफ का पार्ट। तो उस समय लोग, वेयर डिड पीपल लिव, तो पीपल लिव नियर द रिवर सर, वो रिवर के पास रहना चाह रहे हैं, और रिवर से धीरे धीरे वो शिफ्ट हुए कि रिवर के पास का एरिया भरा तो वो एक्सपांड हो रहे हैं। फिर भी वो रहना रिवर के पास ही चाह रहे हैं, कि जितना रिवर के पास रहेंगे उतना पानी के आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब हो सकता है कि रिवर के इमीडिएट पास का एरिया भर गया तो उसके पास के एरिया में रहना चाहेंगे, एकदम दूर जाके नहीं रहेंगे क्योंकि रिवर से दूर हो जाएंगे, है ना। और रिवर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी ही मिलेगा, रिवर से आपको कई बार आपको फूड रिसोर्सेज भी मिलते हैं ना, मछली वगैरह भी मिल सकती है सर, लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, स्किल्ड गैदरर थे सर, वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट को जानते थे। अब वो प्लांट्स को यूज कर रहे हैं सर, फ्रूट्स को यूज कर रहे हैं, सर। और जब फ्रूट को यूज कर रहे हैं तो वो जान रहे थे किनको, प्लांट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स के
कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते करते भी वो जान गए। तो कई बार जो मेडिसिनल वैल्यूज थी प्लांट्स की, उनको भी वो क्या कर गए, धीरे धीरे जान गए सर, क्योंकि प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को भी क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे। इसमें आपको ये एक मैप मिलेगा, ठीक है। इस मैप को थोड़ा सा, वैसे आपकी ये ज्योग्राफी का पार्ट है, मतलब ज्योग्राफी में आएगा। इस मैप में हिल्स बता रखे हैं। अब प्रीलिम्स में कभी कभी चीजें ना आ जाती है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भारत आपको दिख रहा है। भारत में यहाँ पे आपको इंडस रिवर दिख रही है, दिख रही है इंडस रिवर। भारत के बाहर है इंडस रिवर, पाकिस्तान में सर। और इसकी जो स्ट्रीम्स हैं, मेजर स्ट्रीम्स, वो सारी भारत से जाती है। इधर कहीं से इसका मेजर स्ट्रीम स्टार्ट होता है सर, होता है। और यहाँ आप देखो कि ये सतलज रिवर जा रही है, ये सतलज जा रही है, ये ब्यास जा रही है जो सतलज में मिल जाती है, ये रवि है, ये चेनाब है, ये झेलम है, ठीक है। और ये मेन इसकी रिवर है जो सिंधु है, ठीक है। ये सारी जाके मिल जाती है और ये सप्त सिंधु बन जाता है, बनती। ये इंडस रिवर है सर, इसके बारे में बताया। और इस वाले रिवर के आसपास वाले रीजन में लोग क्या कर रहे थे, सेटल्ड हो रहे थे। फिर आपको यहाँ पे किरथर और सुलेमान रेंज दिखेगी, किरथर और सुलेमान रेंज। अब ये छोटा क्वेश्चन है पर प्रीलिम्स में ऐसी चीजें आती है। तो किरथर और सुलेमान रेंज जो है, ठीक है, ये रेंज है, रेंज मतलब ये माउंटेन रेंजेस है सर, पहाड़ है, ठीक है। किरथर और सुलेमान रेंज दिख रही है। अब ये जो चीजें हैं सर, ये ज्योग्राफी की है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैप दिया है तो पूछ लेगा वो। फिर यहाँ पे हिमालयास दिख रहे हैं। फिर यहाँ देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र। फिर इधर से देखो ये गंगा का पूरा बन रहा है मामला, ये गंगा है। इधर से ये यमुना आ रही है, यमुना में कौन आ रहा है, चंबल। और ये यहाँ आके यहाँ प्रयागराज में दोनों क्या मिल रही है। उसके बाद नहीं, प्रयागराज ये रहा, ये प्रयागराज है, गंगा यमुना का मिलन है वहां पे। फिर इधर से आगे जाके यहाँ से ये जो सोन रिवर है वो मिलती है बिहार से, ये सोन रिवर, सॉरी ये रही, ठीक है। और ये नीचे आके फिर इधर गंगा और ये इधर मेघना वगैरह, और यहाँ पे बांग्लादेश में आके डेल्टा से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ज्योग्राफी में रिवर्स तो पढ़ना ही है डिटेल में, पर इसमें एक मैप में भी बता दिया। अब यहाँ देखो और क्या बता रहे हैं, ये विंध्यास है सर। विंध्या क्या है, माउंटेन है, पर्वतमाला है। नर्मदा रिवर, फिर ये सतपुड़ा की रेंज है, ताप्ती रिवर है। और नर्मदा जो रिवर है उसका अल्टीमेटली कहाँ जाती है, वो वेस्टर्न रिपेरियन है, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली इंडिया की रिवर है, मोस्टली वो सब ईस्टर्न रिपेरियन है। ईस्टर्न रिपेरियन का क्या मतलब है कि वो इस तरफ से ईस्ट की तरफ जाती है। देखो गंगा इधर आ रही है, यमुना इधर आ रही है, ब्रह्मपुत्र इधर है। मोस्टली ये वाली जो गंगा यमुना बड़ी रिवर है, इधर देखो ये महानदी इधर जा रही है, गोदावरी इधर जा रही, कृष्णा इधर जा रही, तुंगभद्रा इधर जा रही है, पेन्नार इधर जा रही, कावेरी इधर जा रही है। मोस्टली सब कहाँ आ रही है, बे ऑफ बंगाल में आ रही है। मेजर भारत की सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। पर यहाँ आप देखोगे कि ये जो रिवर्स हैं, ये वाला जो इंडस सिस्टम है, इंडस सिस्टम ड्रेन होता है अरेबियन सी में, और ये अरेबियन सी में आ रहा है। और उसी तरीके से यहाँ जो नर्मदा रिवर है, जो नर्मदा रिवर का उद्गम कहाँ पर है, अमरकंटक में। तो अमरकंटक में उद्भव के बाद भी नर्मदा रिवर जाती किधर है, अरेबियन सी में जाती, गुजरात जाती है। वो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, वो क्या नाम, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना। तो ये इधर से कहाँ जा रही है सर, इधर नर्मदा रिवर पे बना हुआ है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बताओ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना हुआ है, नर्मदा रिवर पर है, नर्मदा रिवर के साइड पे सर। है ना। समझ आ रहा है। तो ये इन्होंने मैप बना दिया। अब देखो इस मैप से बहुत सारी चीजें हमको यही समझ में आ रही है। ज्योग्राफी में तो इन डिटेल देखोगे कि कहाँ कहाँ से पूरा इंडिया का रिवर ड्रेनेज देखोगे ना, समझोगे मेजर रिवर ड्रेनेज सारा समझना है। तो ये एक बड़ी बड़ी रिवर्स आपको दिख गई है। साउथ की जो रिवर्स है देखो, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, सारी कहाँ है, ईस्टर्न रिपेरियन है, सब ईस्ट में। ईस्टर्न रिपेरियन मतलब ईस्ट में आ रही है, और ड्रेन कहाँ कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। ये जो गंगा यमुना है, ये वाला भी कहाँ आ रहा है, पूरा मामला इधर आ रहा है। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र आगे मेघना और ये सब कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। सिंधु का पूरा सिस्टम कहाँ है, अरेबियन सी में आ रहा है।
और ये इधर से नर्मदा का जो है वो अरेबियन सी में आ रहा है। डन, चले आगे। मिटा दूं? ठीक है, अब उसने कहा है सुलेमान और किरतर हिल्स को ढूंढिए। वो सिंपल क्वेश्चन है, छठी क्लास के बच्चों को समझा रहा है। रियरिंग एनिमल लाइक शीप गोट, मतलब उस समय एनिमल्स भी रियर करने लगे थे, शीप और गोट वगैरह। गारो हिल्स, गारो हिल्स कहाँ है? ये जयंतिया और गारो हिल्स यहाँ पर है, मेघालय की साइड में। ठीक है, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ एक टर्म आ रहा है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है सर? सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब? सहायक नदियां। ऊपर देखा था ना अभी कि मेन के अंदर छोटी छोटी नदियां आके मिल रही थी। ये छोटी नदियां आके जो मिलती है इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है बड़ी रिवर्स में से अगर निकल रही हो अलग से, जब निकल रही होती है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और मिल रही होती है तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है, ध्यान से देखना, यही समझ आएगा, सिंपल है। वो कह रहा है रिवर इंडस, इंडस रिवर दिखी अभी, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी ट्रिब्यूटरीज देखी कौन सी? सतलज, ब्यास, झेलम, ठीक है, रावी, चेनाब, और एक सिंधु। तो आप देखोगे कि इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 47 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, टाइमलाइन पे बताया था, इस वाले जीरो से कितना पीछे जाना है? 2500 पीछे जाना है, वहीं से अपना स्टार्ट करेंगे। और आगे अपन कितना आ चुके हैं? करीब 2024 चल रहे, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 4524 हुआ, तो 4500। मतलब अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आज से कितने टाइम पहले हुई थी? करीब करीब 4500 दिया इसने, 4700 ईयर्स अगो है। इसका मतलब ये जो, और इंडस रिवर है, इंडस रिवर का मतलब है वही वाली रिवर ऊपर वाली है, ऊपर वाली रिवर ये इंडस रिवर है सर। इसी इंडस रिवर के आसपास वाले रीजन में वो कह रहा है कि कुछ अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश हुई थी। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन दिख रहा है? इस नदी के आसपास का रीजन दिख रहा है, यही वाला रीजन है नदी के आसपास का। और करीब करीब कितने साल पहले? 4700 साल पहले, मतलब वही करीब करीब 2500 BCE हो गया ना, करीब करीब यही हो गया। और यही आपका बना था सर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात कर रहा है कि आज से 4700 साल पहले वहां पर कुछ अर्लीस्ट सिटीज क्या हुई थी? फ्लरिश हुई थी। और सिटीज फ्लरिश इसलिए हुई क्योंकि रिवर थी, और रिवर के आसपास हुई थी। रिवर का नाम इंडस था, रिवर का नाम सिंधु था, इसीलिए इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ आया ना सर? अब यहां दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है इंडस, एक आ रहा है वैली, और एक आ रहा है सिविलाइजेशन। तीन वर्ड है सर। इंडस का मतलब तो समझ आ गया, इंडस तो आपको समझ आ ही गया। इंडस मतलब तो वो रिवर का नाम ही इंडस है सर। अब आ रहा है सेकंड वैली। वैली क्या होती है सर? इसको हिंदी में क्या कह रहे हैं? घाटी कह रहे हैं सर। देखो जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहाड़ होता है, दिख रहा है? नॉर्मली ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये माउंटेन वाला पार्ट है, इसको पीक कहते हैं। और ये माउंटेन वाला पार्ट है, इसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं वैली। क्या कहते हैं? वैली। कभी कभी ये होता है कि दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं वैली, समझ रहे हो? पहाड़ों का नीचे वाला पार्ट को कहते हैं वैली। आप हिमाचल प्रदेश में कई सारी वैलीज के बारे में सुनते हो ना, है ना? वैली ऑफ फ्लावर्स चले जाओ सर, ठीक है। चंबा वैली, चंबा सुना है? माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितना दूर, गाना नहीं सुना है? शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर।
चंबा बहुत सुंदर जगह है, चंबा वैली है सर एक। तो वैली मतलब वही पहाड़ का नीचे वाला रीजन जो होता है उसको कहते हैं वैली सर। अब यहाँ तो रिवर है, यहाँ तो रिवर है, तो रिवर के लिए भी वैली वाला पार्ट नॉर्मली वही होता है कि रिवर के जो आसपास वाला रीजन है नॉर्मली, ठीक है, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, वैली वाला पार्ट कह रहा हूँ। और रिवर जो है कहीं ना कहीं इस वाले रीजन में ऐसा नहीं कि पहाड़ नहीं है सर, यहाँ भी कौन है आपको, यहाँ पे आपको सुलेमान वाली रेंज जो है वो आसपास दिखेगी सर, ठीक है। तो ये इस वाले रीजन में आपको मोस्टली कहाँ मिलेगा, सारा लोगों का एक सेटल मिलेगा, लोग ड्वेल कर रहे हैं वहां पे, लोग आवास कर रहे हैं सर। अब आता है सिविलाइजेशन, क्या रहा है, सिविलाइजेशन क्या होता है, जिसको कहते हैं सभ्यता। सभ्यता किसको कहते हैं सर, मीनारी हाँ वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया पे जो लोग जो वहाँ पे रहते हैं दैट इज कल्चर। Culture is part of civilization. With the cultural traits, you understand the civilization. बताइए सर सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, सिविलाइजेशन टर्म को तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा सिविल लाइजेशन आ रहा है ना, सिविल, इसको तोड़ोगे तो सभ्य, सभ्यता, सभ्य से बन रहा है सभ्यता, सिविल से बन रहा है सिविलाइजेशन। मैं कभी कभी बात करता हूं सिविक सेंस की, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, नहीं है ना, उससे बन रहा है सिविल। तो उसके रहन सहन तरीके कितने सभ्य हैं? क्या बोले, फिर से बोलिए। उसके रहन सहन के तरीके की वे कितने सभ्य हैं, जैसे कि नालियों का निर्माण किस तरह से हुआ है। वो शीतल बोलेंगे, हाँ, समझ नहीं, आवाज कट रही है आपकी, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, फिर से बोलो एक बार। सर मैं बोल रही हूँ कि उसके रहन सहन के तरीके के वे कितने सभ्य हैं, जैसे कि उसके नालियों के निर्माण, मकान की कच्चे हैं कि पक्के। ठीक है ठीक है, चलिए। सभ्यता जो होती है सिविलाइजेशन, उसका मतलब होता है कि एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक ऐसे एरिया में वो ड्वेल कर रहे हैं जिनके पास अपना खुद का एक अच्छा सोशल एंड सिविल स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज ऑल्सो द डेवलप्ड वन। उनके पास अपना खुद का एक डेवलप, विकसित सोशल और सिविक स्ट्रक्चर है, ठीक है सर, उसको कहते हैं सभ्यता, मानव सभ्यता। तो सभ्यता का मतलब एग्जैक्टली होता है कि आप जो हैं, जो आपका जीने का तरीका है, जो आपकी कल्चरल, जो आपका कल्चर है, उसमें एक अलग डिस्टिंक्टिवनेस है, और वो डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो बेटर डायरेक्शन में जा रही है। मतलब आपके अंदर सभ्य, आप एक ज्यादा ऑर्डर वे में रह रहे हो, ज्यादा ऑर्डर वे में रह रहे हो, ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आप क्या कर रहे हो, जीवन जी रहे हो, उसको वास्तविकता में सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वो कह रहा है कि इस वाले रीजन में सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई सर, डेवलप हुई, और क्योंकि नदी थी तो नदी के पास तो होना ही है। और उसके बाद वो कह रहा है लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed in the banks of गंगा। मतलब अब यहाँ पे आ रहे हैं अपन, कहाँ आ रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं। तो पहले आपने यहां डेवलप कर लिया, और यहां आपने डेवलप किया करीब 4500 years ago, ये किया सर। अब वो कह रहा है कि आपने बाद में और डेवलपमेंट किया, अब ये गंगा यमुना और भी तो रिवर्स है, वो कह रहा है इन रिवर्स के आसपास नई कल्चरल ट्रेट्स आ रहे हैं या नई सिटीज डेवलप हो रही है, पर वो हो रही है करीब 2500 BCE में। मतलब 4500 BCE में वहां हुई
और 2500 बीसीई में, सॉरी 4500 बीसीई नहीं है वो, ठीक है, वो 2500 बीसीई है, 2500 बीसीई था ना, 700 ईयर्स अगो, तो 2500 बीसीई हो गया। और यहां वो कह रहा है कब, रुक जाओ वापस पढ़ने दो क्या कह रहे हैं, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो 2500 ईयर्स अगो तो मतलब 500 बीसी हो गया, हुआ। तो ये वाला रीजन डेवलप हुआ, और ये डेवलप हो रहा है कब, 2500 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है ये गंगा वाले रीजन में, वो हो रहा है 2500 साल पहले, मतलब 500 बीसी। यही हुआ ना, हो गया सर, क्लियर हो रही है चीजें। तो यहाँ जो गंगा यमुना और अदर इनके बेसिन्स हैं, अदर इनका जो इनके जो प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स में भी सिटीज फ्लरिश हुई, पर वो हुई बाद में 500 बीसीई में। उसके पहले 2500 बीसीई में इंडस वैली आ गया था, और इन दोनों के बीच में बड़ा कोई मामला नहीं रहा, ध्यान रखना। मतलब यहाँ ये समझने वाली बात है कि हम जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हमको 2500 बीसीई से तो स्टार्ट ही करना है, और इसमें मुझे पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना है। उससे स्टार्ट करके मेरे को आना कहाँ तक है, करीब करीब 500 कॉमन एरा तक आना है। इसके बीच में मुझे एक जीरो भी मिलेगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि 500 बीसी हुआ होगा सर, इस 500 बीसी के आसपास, और एक यहाँ पे। तो एक तो पॉइंट आ गया ये वाला, इस पे इंडस वैली हुआ, और इसके 2000 साल बाद करीब 500 के आसपास यहाँ पे गंगा और यमुना वाला जो पोर्शन है, इस गंगा यमुना के पोर्शन में इनके जो ग्राउंड्स थे वहां पर भी सिटीज फ्लरिश हुई सर। मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ मिलेगा, फिर बड़ा डेवलपमेंट यहाँ मिलेगा। मैं यही बता देता हूँ, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, और यहाँ जो बड़ा डेवलपमेंट मिलेगा वो होगा आपका मौर्य पीरियड। क्या होगा, मौर्य पीरियड, या फिर जो मगध का साम्राज्य है। और मगध जो है वो वास्तविकता में यही गंगा वाले रीजन में ही है सर, है? तो ये दो टाइमलाइन में, एक ये आ गया और एक ये आ गया, दो बड़े डेवलपमेंट आ गए। आगे चल, तो यहाँ पे दो डेवलपमेंट बता दिए उसने, ठीक है। और बाद में सी कोस्ट पे भी, सी कोस्ट मतलब समुद्र के पास इसलिए उन्होंने बनाया, समुद्र का पानी पीने योग्य तो नहीं है सर, पर समुद्र के पास इसलिए बनाया क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा था, एस्टेब्लिश हो रहा था। और व्यापार में अभी ये था कि बहुत बड़े जहाज और बहुत टेक्नोलॉजी तो आपके पास थी नहीं, क्योंकि कंपस भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। कंपस चाहिए ना डायरेक्शन के लिए, तो बड़ी यात्राएं तो आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको दिशा का ज्ञान नहीं था। फिर भी धीरे धीरे छोटे आसपास के रीजन को आप कवर करने लगे थे। गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा है, सोन रिवर की। सोन रिवर के बारे में सुना होगा सर, सोन रिवर कहाँ है, बिहार में है। In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as मगध, ठीक है। मगध वाला रिवर था सर। मगध का ही राजा कौन था, अशोक। मौर्य काल ही है सर। मौर्य के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे तो मौर्य में पता चलेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने स्थापित की चाणक्य की सहायता से। उसके बाद बिंदुसार जो है उसका बेटा था, बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर। तो ये मगध का साम्राज्य था। फिर आते हैं कि उसके अलावा धीरे धीरे, ये तो लार्ज किंगडम बना ही मगध, उसके अलावा और भी छोटे छोटे किंगडम स्टेब्लिश हुए। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल कर क्यों रहे हैं, ट्रैवल करने का पर्पस क्या है, सर्च ऑफ लिवलीहुड, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हो रही है बीच बीच में सर, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कहीं पे फ्लड्स हो रही है, उनको बचना है उससे। कुछ कुछ लोग जो हैं वो आर्मी में जा रहे हैं अपने साथ, जो आर्मी अपनी डेवलप कर चुके हैं, दूसरों का लैंड क्या करने के लिए, कनकर करने के लिए। ये बाद की बात है थोड़ी। फिर आ रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, कारवां में जा रहे हैं। कारवां मतलब अपने लोगों का एक ट्रुप लेके जा रहे हैं अपने साथ। शिप्स वगैरह भी यूज कर रहे हैं। रिलीजियस टीचर्स भी जा रहे हैं सर, जो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी जा रहे हैं।
लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल। जब इतने लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो लोगों के बीच में आइडियाज की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है सर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेम्स ऑफ द लैंड। अब देखो भारत का जो नाम भारत है या इंडिया है वो कहां से आया है? एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है सर कि टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज इंडिया एंड द भारत। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। तो ये इंडिया जो वर्ड है वो कहां से आ रहा है? इंडस से आ रहा है। इंडिया वर्ड आ रहा है इंडस से। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस को क्या कहते हैं सर? सिंधु भी कहते हैं। अब इंडस जो है, जो ईरानियन और ग्रीक लोग थे, ईरानियन और ग्रीक कौन थे? जैसे ये भारत है सर, ईरानियन और ग्रीक इधर से आ रहे। सिंधु नदी इधर से इधर बह रही है सर। अब सिंधु नदी इधर से इधर बह रही है, तो जो लोग इस इंडस रिवर के इधर रहते थे उन्हीं लोगों को इंडियन कहा जाने लगा। सुना है? तो वो कह रहे ईरानियन एंड ग्रीक्स कॉल्ड इट हिंदोज और इंडोस। अब वो ह को बोल नहीं पाते थे, वो स नहीं बोल पाते थे एक्चुअली। जब वो स नहीं बोल पाते थे तो स को ह बोलते थे। तो सिंधु की जगह आ गया हिंदू। क्या आया? हिंदू। तो एग्जैक्ट हिंदू टर्म कहां से आता है? सिंधु से हिंदू बना, क्योंकि वो स बोल नहीं पाते थे। और इंडस से बना इंडिया, ठीक है। और इंडोस, इंडोस से वो हिंदूज 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 ऐसे बना। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड एज इंडिया। ईस्ट ऑफ द रिवर मतलब ये रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है, इस ईस्टर्न पार्ट को उन्होंने क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया। डन। और भारत जो शब्द है, भारत, भारत शब्द आपको ऋग्वेद में भी इसका मेंशन मिलेगा। और ऋग्वेद वही वाला टाइम है, ऋग्वेद उसी समय लिखा गया था। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, माइथोलॉजी एक चीज होती है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं माइथोलॉजी को हिंदी में? मिथक। मिथक या पौराणिक कथा, मिथक भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिथक, मिथक का मतलब होता है ऐसे, माइथोलॉजी मतलब आपका एक ओल्ड स्टोरी है, वो क्या है? ओल्ड स्टोरी, बट उसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ जो है वो नहीं है सर। समझे? जैसे आप हिंदुइज्म में देखोगे, अब हिंदुइज्म में आपको रामायण की बात की जाती है या महाभारत की बात की जाती है। रामायण सर कब हुई थी? त्रेता युग में हुई है या द्वापर युग में हुई है। अब ये युग ही 6-6 हजार साल से ज्यादा के हुए हैं, है ना। चारों युग डिमिनिशिंग उनका वो आ रहा है, ठीक है। हर युग का अलग अलग क्या है? समय काल रहा है। अभी जैसे कलयुग चल रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। बट ये सारे जो व्यूज हैं, ये सारे व्यूज एनसीईआरटी के हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, रामायण महाभारत, ये सारी चीजों को आप वर्ड यूज करोगे माइथोलॉजी। क्या यूज करना है? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी वर्ड ही यूज किया जाता है बिकॉज इनका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि हमारे हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से 4,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, और उसके पहले लोग लिखना भी नहीं जानते थे। बट आपके हिसाब से या हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से रामायण और महाभारत तो आज से कितने सालों पहले हुई थी। तो जब 4,500 साल पहले लोग लिखना भी नहीं जानते थे अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ साइंस, तो उसके पहले की चीजों को आप अभी तक, जरूरी नहीं है कि वो हुई या नहीं हुई, करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में उसका प्रूफ आ जाए सर, पर अभी करंटली प्रूफ नहीं है। इसीलिए उन सबको आपको क्या बोलना है? माइथोलॉजी बोल के चलना है। माइथोलॉजी मतलब जो मिथक है सर, ठीक है। अब ऋग्वेद जो है, अब ऋग्वेद और वैदिक कल्चर के बारे में अलग अलग बातें कही जाती है। जैसे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि ऋग्वेद और वेदास आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, भगवान के शब्द, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद और वेदास आर वर्ड ऑफ गॉड्स। तो यहाँ पर ये है कि वेदास के लिए हम वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक एरा। जैसे ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन र्यून हो जाएगा, उसके बाद का जो टाइम आएगा वो आपका वैदिक एरा वाला ही टाइम आएगा। और वैदिक एरा वाला वो टाइम है जिसके अंदर ऋग्वेद को लिखा गया था सर, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर आपको इस शब्द का जिक्र मिलता है जिसका नाम है भारत सर, ठीक है। डन। डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, ठीक है। 3500 ईयर्स अगो मतलब वही 4,500 साल पहले तो इंडस वैली हुआ था, और 3,500 साल मतलब इंडस वैली के 1000 साल बाद करीब करीब इसको लिखा गया था। हम इसकी टाइमलाइन वापस पढ़ेंगे, समझ आ रहा है सर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदू वर्ड और सिंधु वर्ड से हिंदू आया सर, और इंडस से इंडिया आया सर।
अब इसमें कोई डाउट नहीं है नॉलेज में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी की हर चीज जो है उसको आपको सही मान के चलना है। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, शुरू में ही हमने देख लिया था कि कौन से चीजों से हमको पास्ट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ हमने देख लिया रीडिंग बुक्स तो है ही है। मैन्युस्क्रिप्ट बताया था, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो शिलालेख होता है, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होता, इंस्क्रिप्शन होता है शिलालेख। ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट है एक, ये क्या है मैन्युस्क्रिप्ट, जो किसी पत्ते पे लिखा होता है। लैटिन वर्ड है मेनू, मेनू का मतलब होता है हैंड, जो हाथ से लिखा होता है मैन्युस्क्रिप्ट। स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बर्च, उसके ऊपर लिखा जाता है सर। टेम्पल्स और मोनेस्ट्री में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये इंस्क्रिप्शन है सर, ये शिलालेख है। ठीक, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, डिग करते हैं सर, खोदते हैं, खोदने से सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, ये देखो कुछ कुछ चीजें जो आपको मिलती है पास से, इनको कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगाते हो कि कितनी पुरानी है। ठीक? डेट्स का मतलब अपन पहले ही बता चुके हैं, बीसी और ये एडी वगैरह का। ये बिफोर क्राइस्ट एडी का उसका वो दिया हुआ है डिटेल। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर इजी है, और अगर कंटिन्यू पढ़ते रहोगे साथ साथ तो हिस्ट्री बहुत इजी लगेगा, नहीं तो फिर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक बहुत है, आप इस चैप्टर को पढ़ें और हम कल कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर के साथ।